नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनावों से पहले आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार में बड़ा फेरबदल हो गया है। मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और शाम होते होते नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बन गए और उनके शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के ही वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अनिल विज नहीं पहुंचे। वो नाराज बताए जा रहे हैं। अब इस घटनाक्रम से क्या समझा जाए? आंख मूंद कर बीजेपी का समर्थन करने वाले इसे बीजेपी का एक और मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, लेकिन जो आंख खोलकर घटनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं उन्हें समझ आ रहा है कि चुनावों से पहले बीजेपी की हार का यह बड़ा संकेत मिला है। जेजेपी, जी हां, जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों के सहयोग से बीजेपी अब तक हरियाणा में सरकार चला रही थी और इसमें कई बार जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के नाराज होने से बीजेपी को अपनी सरकार पर खतरा नजर आता था। लेकिन आज तो जेजेपी सरकार से अलग ही हो गई और उसके बाद बीजेपी को खट्टर साहब को इस्तीफा देने के लिए कहना पड़ा। अब निर्दलियों और जेजेपी के कुछ विधायकों को अपने पाले में लेकर सरकार चलाने की कवायद की जा रही है। फिलहाल जो है वो फ्रंट पर, यानी कि बिल्कुल फ्रंट फुट पर नायब सिंह सैनी को रखा गया है, लेकिन कब तक ये इंतजाम चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे चुनाव से पहले जमे जमाए मुख्यमंत्रियों को हटाने की बीजेपी की जो चाल है वो पुरानी है। आप सबने देखा, गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तराखंड हो, इन तमाम राज्यों में बीजेपी ये प्रयोग चुनाव से पहले कर चुकी है। लेकिन एक ही प्रयोग, एक ही एक्सपेरिमेंट हर बार सफल नहीं हो सकते दोस्तों। हर बार ये सफल हो जाए ये जरूरी नहीं है, और खासकर तब जबकि देश में बदलाव की लहर उठनी जब शुरू हो गई हो। और इसी चुनाव की तैयारी में आज कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची यानी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में, कांग्रेस की लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में कौन कौन है, इस पर यह आप देख रहे हैं पिक्चर, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में और आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज महाराष्ट्र में नंदुरबार से निकली, जहां आदिवासी न्याय रैली में राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी। एक जबरदस्त, पहले राहुल गांधी यहां होलिका दहन का एक कार्यक्रम होता है जो महीने भर पहले होता है और आज इसके बाद से ये होली का कार्यक्रम अगले 1 महीने तक चलता है। महाराष्ट्र में आदिवासियों की ये परंपरा है और उसके बाद एक रैली को, उसी जगह एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आदिवासियों के लिए जो बातें कही हैं, क्योंकि एक आदिवासी बहुल एरिया है महाराष्ट्र का और यहां राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। और आदिवासियों के लिए हमने 5 चीजें, ऐतिहासिक चीजें अपने बजट में आपके लिए डाली हैं। मैं आज आपको उनके बारे में बताना चाहता हूं। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, बीजेपी ने उसको कमजोर किया और जो आपकी क्लेम्स बनती हैं, जो आपकी जमीन की क्लेम्स हैं, उनको पूरा नहीं किया। आपका जमीन का जो हक है वो आपको नहीं दिया। बहुत सारे लोगों की जो क्लेम्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। सही, जैसे ही हमारी सरकार आएगी 1 साल के अंदर आपकी सारी की सारी जो क्लेम्स हैं उनको हम सेटल कर देंगे, जमीन आपके हवाले हो जाएगी। और जो क्लेम्स आपकी रिजेक्ट की गई हैं, जो गलत तरीके से रिजेक्ट की गई हैं, उनको रिव्यू करके 6 महीने में हम कार्रवाई आपको दे देंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जो, और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट किया था, हमने बनाया था जमीनी अधिग्रहण बिल, उसको इन्होंने कमजोर किया है। उसको हम फिर से मजबूत करेंगे और जो आपके अधिकार हैं उनकी आप रक्षा कर पाएंगे। जमीन के लिए आपको सही रेट मिलेगा। आपको बता दूं दोस्तों कि नंदुरबार कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और अब राहुल की रैली से एक बार फिर महाराष्ट्र का माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। नंदुरबार में जबरदस्त भीड़ अभी आप देख रहे थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसी पर ट्वीट भी किया है और ट्वीट में क्या कुछ कहा है कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने, वो आप तक हम पहुंचाते हैं। और
देखिए क्या कुछ लिख रहे हैं कि वक्त है बदलाव का। जी हां, वक्त है बदलाव का। जो भगदड़ आज हम हरियाणा में देख रहे हैं वो किसान, नौजवान व पहलवान के दबाव में हो रही है और यही देश में भी होने जा रहा है। देखिए, जो भगदड़ हम हरियाणा में देख रहे हैं वो किसान, नौजवान और पहलवान के दबाव में हो रही है और यही देश में भी होने जा रहा है। ये जयराम रमेश लिख रहे हैं। इस ट्वीट में जिक्र हरियाणा का है दोस्तों, लेकिन बात पूरे देश की हो रही है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम पड़ाव में इस बदलाव के संकेत भी मिल गए हैं। राहुल गांधी ने जहां आदिवासियों को उनके हक और न्याय की याद दिलाई, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता बताते हुए आदिवासियों के लिए 6 संकल्पों की आज स्पेशल प्रेस ब्रीफिंग करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने 6 संकल्पों को सामने रख दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे। यानी यहां जो दिखाना चाह रहा हूं इस कार्यक्रम के जरिए दोस्तों कि कैसे तैयारियां चल रही हैं और कैसे, क्योंकि इन तैयारियों को लोग नहीं दिखाते हैं और खासकर वो मीडिया, वो धड़ा जो नहीं दिखा रहा है, इन तैयारियों को देखकर आपको समझना होगा कि यहां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिसको आगे बताया जा रहा है वही नहीं है। बीजेपी और कैसे बैकफुट पे आई है उसकी राज भी बताऊंगा आपको, और उसका जो राज है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से कहीं ना कहीं खुलता हुआ दिखाई देता है। आज शाम 5:30 बजे एक बहुत बड़ी घटना घटी है, वो भी आप तक रखूंगा, लेकिन पहले सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये है कि आदिवासी न्याय गारंटी, आदिवासियों को न्याय देना ये हमारा पहला कर्तव्य है और उनको सताया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको फॉरेस्ट से बाहर निकाला जा रहा है, उनको, उनके ऊपर इतने क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं और उसके अलावा हरासमेंट हो रहा है, वहाँ महिलाओं का रेप होता है, बच्चों का रेप होता है, कोई पूछने वाला नहीं है, बॉन्डेड लेबर उनको ट्रीट किया जाता है। बहुत से आदिवासी लोगों को वो बॉन्डेड लेबर के तहत वो बाहर ले जाते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के तहत ले जाके उनके सालों से रख लेते हैं। इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए उनको हम इन आदिवासी, तो यहां आप सुन रहे थे, देख रहे थे कि एक तरफ कांग्रेस धीरे धीरे दिल्ली की सत्ता की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, तैयारियां कांग्रेस की जबरदस्त दिखाई दे रही है और न्याय यात्रा के दौरान अलग अलग गारंटी कांग्रेस पेश कर रही है। आज आदिवासियों की बात, इससे पहले आपको याद होगा बांसवाड़ा में जब राहुल गांधी की रैली थी राजस्थान में, तो वहां उन्होंने युवाओं की गारंटी, युवाओं के लिए 5 गारंटी की घोषणा की थी। आज 6 गारंटी आदिवासियों के लिए। तो धीरे धीरे दिल्ली की सत्ता की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस और या कहें तो इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है और वहीं बीजेपी चुनावों से पहले जिस तरह डिफेंसिव होकर खेल रही है और एक के बाद दूसरे स्टंट करके किसी तरह साख बचाने में लगी हुई है, उसमें यही नजर आ रहा है कि 400 सीटें तो बहुत दूर की बात हैं, अभी बीजेपी को अपनी सत्ता बचाने की फिक्र हो गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड, जी हां, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड पर कल सुबह 11, साढ़े 11 बजे सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त बहुत बड़ा फैसला आता है और उस फैसले में, क्योंकि फैसला तो 15 तारीख को आ चुका था, 15 फरवरी को, लेकिन उस फैसले में दोबारा जब, क्योंकि एसबीआई इस बॉन्ड को के लिए, क्योंकि उसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगता है, लेकिन एसबीआई को यह समय नहीं दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ जो है वो आदेश देता है कि आप कल, यानी आज जो अब बीत रहा है, आज शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दीजिए। खबर यही आ रही है कि जानकारी का पुलिंदा जो है वो एसबीआई ने आज दे दिया है 5:30 बजे तक। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है। चौंकाने वाली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जी हां, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने एक चिट्ठी लिखी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी भारत के राष्ट्रपति को,
द्रौपदी मुर्मू को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखी है। उसमें वहां कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर संवैधानिक पीठ ने जो कल फैसला सुनाया है उस फैसले को होल्ड किया जाए और उसकी फिर से हियरिंग हो। जी हां, सुनिए आप, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया है, जो आदेश आया है, उसको होल्ड करवाएं माननीय राष्ट्रपति महोदया और उस पर फिर से सुनवाई हो। इस पर प्रतिक्रिया आई तुरंत, अभी अभी की खबर है, और इस पर प्रतिक्रिया आई है आम आदमी पार्टी की, तत्काल प्रतिक्रिया। आम आदमी की जो प्रतिक्रिया है ट्वीट के जरिए, वो आप तक रखना चाहता हूं, जरा देख लीजिए क्या कुछ आम आदमी पार्टी का कहना है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आज शाम 6 बजे तक का समय दिया था, लेकिन बीजेपी अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। बौखलाई बीजेपी की अब नई चाल है कि राष्ट्रपति के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रोका जाए ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी मोदी का अरबों रुपए का भ्रष्टाचार देश के सामने आ पाए। सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं आप क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का जो ये ट्वीट है, क्या कुछ कह रहा है, और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि देश में चल क्या रहा है। और क्या इसी से मिला जुला कल से लेकर आज तक जो दूसरी घटनाएं हैं, चाहे वो सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून, और उसके अलावा आज माननीय खट्टर साहब का इस्तीफा, ये सब इसी कड़ी का हिस्सा है या कुछ और है, इन सबको जानेंगे। एक बार फिर से उस ट्वीट को ले आइए, आम आदमी पार्टी के ट्वीट को, अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी अभी का वो ट्वीट है, अभी थोड़ी देर बाद और भी ट्वीट्स आएंगे, वो भी हम आप तक रखेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज शाम 6 बजे तक का समय दिया था, लेकिन बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। बौखलाई भारतीय जनता पार्टी की अब नई चाल है कि राष्ट्रपति के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रोका जाए ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी और मोदी का अरबों रुपए का भ्रष्टाचार देश के सामने ना आ पाए। ये देखिए दोस्तों, ये इतनी बड़ी खबर जिसे दबाने छुपाने की कोशिश हो रही है और उसका भंडाफोड़ होने जा रहा है, तो यहां उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चिट्ठी लिख दी है और उसके प्रेसिडेंट ने कि इस फैसले को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। तो दोस्तों आइए आज चर्चा करेंगे न्यूज पॉइंट में कि क्या हरियाणा का आज का घटनाक्रम बीजेपी की हार का संकेत दे चुका है? क्या सीएए नोटिफिकेशन बीजेपी की हार का संकेत है? क्या ऐसी तमाम चीजें जो लगातार बीजेपी कर रही है, क्या बीजेपी के एक नहीं बल्कि 2-2 सांसद 2 दिन में बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, यह उसकी हार का संकेत है? बहुत सारे संकेतों से पर्दा उठाने की हम कोशिश करेंगे और कई सारे सांसद जो पहले से चिट्ठी लिख करके रिटायरमेंट ले चुके हैं, उसमें हर्षवर्धन हैं, उसमें गौतम गंभीर हैं, ऐसे तमाम सांसद जो पहले से चिट्ठी लिखकर रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, ये सब क्या है? क्या यह भी हार का संकेत है? चलिए उसी तरफ इस कार्यक्रम को लेकर चलते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनिल सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, जागृति राही जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिंह साहब और अमलेंदु उपाध्याय जी। सबसे पहले आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, अभी अभी 2 खबरें आ रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर आपको बता चुका और दूसरी खबर वो आप बताएंगे, इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की पहली सूची आई, दूसरी सूची भी आज आ गई, दूसरी लिस्ट आ गई है जिसमें 43 उम्मीदवार हैं और इन उम्मीदवारों में प्रमुख नाम जो हैं गौरव गोगोई हैं, उसके अलावा 2 बेटे हैं, एक कमलनाथ के बेटे, एक इधर अशोक गहलोत के बेटे, ये दोनों भी हैं। और कौन है जरा ये, और यहां से कैसे तैयारियां, क्योंकि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दूसरी तरफ उधर राहुल गांधी, जबरदस्त रैली थी आज, आप बेहतर जानते हैं, बताएंगे आप। और इन सब से घबराई हुई भाजपा क्या कुछ कर रही है, इस पर भी हम बात करें, लेकिन पहले कांग्रेस के अंदर खाने की जो खबर है वो प्लीज अपनी रखिए हमारे दर्शकों के बीच, हमारे साथियों के बीच। देखिए राजीव जी, आज की जो सबसे बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगने की है, उससे बड़ी कोई खबर नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक क्यों लगवाना चाहते हैं? क्या इतनी बड़ी धांधली है, क्या इतना बड़ा स्कैम है कि अगर वो सामने आ जाएगा तो इस सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत शुरू हो जाएगी। आमतौर पे ये जो रेफरेंस है ये एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसी चीज है जो सामान्यतः कभी नहीं माना जाता है, असाधारण स्थितियों में मांगा जाता है। तो आज
प्रेसिडेंट बार काउंसिल क्यों गए हैं राष्ट्रपति के पास में कि इस मामले को होल्ड कर दिया जाए? इसका मतलब कि मामला जितना ऊपर से दिख रहा है उससे कहीं बहुत ज्यादा गंभीर है ये। देखिए, एक बात बहुत जरूरी है समझने की कि जब एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया था, गोयल साहब ने, तब हमने लिखा था कि अब केवल एक सदस्यीय चुनाव आयोग बचा हुआ है और ऐसी स्थिति में चुनाव की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव होना चाहिए। और आज जब सुप्रीम कोर्ट के लिए यह प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले पर रोक लगाने की बात की जा रही है, तो लगता है देश उस तरफ बढ़ रहा है जहां कल को यह मांग आने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चुनाव आयोग को बिठा देना चाहिए। फैसले अब चुनाव आयोग करेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं रहेगा। देश में यह पहली बार हो रहा है। इससे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका इतनी मजबूत थी कि उस पर कोई सवाल उठाना तो दूर की बात है, पूरी दुनिया उसकी बहादुरी को, उसके विवेक को, उसके फैसलों का सम्मान करती थी। मगर जिस दिन से एक चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस राज्यसभा पाकर धन्य हो गए, गोगोई साहब, उस दिन से हमारे यहां पे बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो गए। और अभी गंगोपाध्याय जी, पश्चिम बंगाल के जज साहब, आज बैठे थे न्यायपीठ के ऊपर और अगले दिन चले गए बीजेपी का पटका पहनने के लिए। देखिए, किसी वक्त में, ये तो सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, किसी वक्त में हमारे हाई कोर्ट की इतनी ताकत थी कि उसने प्रधानमंत्री के फैसले को चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। इंदिरा गांधी के फैसले को हाई कोर्ट ने किया था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है, वो तो एक जज से, सिंगल जज थे, सिंगल बेंच थी, 5 जजों की पीठ, उसके लिए कहा जा रहा है कि इसके फैसले पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी जाना चाहिए। तो आज देश में जो कहा जाता था, या जो खड़गे जी ने कहा था कि लोकतंत्र पर बहुत गंभीर संकट है, ये चुनाव आखिरी है, वो सच करीब करीब सामने आ गया है। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा कि सुप्रीम स्टेट बैंक ने किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, लेकिन जो अभी पहली जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि वो बहुत स्पष्ट नहीं है, वो कोड में है, उसको पढ़ने और समझना अभी संभव नहीं है। वो जिस तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कागज होते हैं, जो लिखा जाता है, उस तरह नहीं है। ये ठीक उसी तरह है जैसे पहले के मुनीम लोग सेठों के बही खाते लिखते थे जी, जो किसी की समझ में नहीं आते थे, खाली मुनीम जी जानते थे, सेठ जी जानते थे। लिखा जाता था कि फलाना आदमी 500 रुपए उधार ले गया और उसे 5000 रुपए ब्याज हो गया, उसने लिए थे 50 रुपए बेचारे ने। जब इस मामले में इनकम टैक्स ने बड़ी कड़ी डांट फटकार लगाई कि अब इस तरह के बही खाते नहीं लिखे जा सकते हैं, इसको अकाउंटेंट लिखेंगे, तब से उस स्थिति में सुधार आया है। और आज स्टेट बैंक, जो अभी जानकारी मिली है, उसके अनुसार ऐसे कागज दे रहा है, इस तरह कोड में दे रहा है कि उसको डिकोड करना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। तो संकट बहुत गहरा है और वो स्थिति ठीक चुनाव से पहले आ चुकी है, जब इस बात को सब समझ रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव होने जा रहा है। और हम ये बात बता दें आपको कि जो लोग जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनता भी इस बात को काफी हद तक समझ रही है कि ये चुनाव कांग्रेस को चुनने का या दूसरी पार्टी को चुनने का या इसको हराने का बिल्कुल नहीं है। ये चुनाव सिर्फ एक ही मुद्दे का चुनाव है कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। हमारे जो वोट की ताकत है, आज नेता लोग या सांसद और विधायक क्यों पूछते हैं किसी को? उसके वोट की ताकत की वजह से। आज सब जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लेकिन जब वोट की ताकत नहीं रहेगी तो जनता समझ गई कि मेरे वोट की ताकत नहीं रहेगी तो मेरी तो 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं रहेगी, 2 कौड़ी की भी पूछ नहीं रहेगी, मुझे कोई नहीं पूछेगा। ये लोकतंत्र ही मुझे जो है थोड़ा सा जगह दिलाए हुए है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाली बातें छूट गई हैं। आपके पास दोबारा आऊंगा, कांग्रेस की दूसरी सूची पे बात करेंगे। शकील जी, आता हूं, जरा एक कमेंट, लेकिन बहुत बड़ी खबर दोस्तों इस वक्त की। हम चर्चा कुछ और कर रहे हैं, सुबह से लगातार घटनाक्रम कैसे चेंज होता हुआ, लेकिन फाइनली
बात वहीं पहुंच गई है। प्रशांत टंडन जी, आपका स्वागत करता हूं और आपके पास ही आता हूं। प्रशांत जी, बात घुमा के कल सुबह जहां से हम चले थे वहीं पहुंच गए हम इलेक्टोरल बॉन्ड पे। और इलेक्टोरल बॉन्ड पे अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने सीधे चिट्ठी लिखी है, आग्रह किया है राष्ट्रपति महोदया से, द्रौपदी मुर्मू से, कि इस फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। आखिर क्या कारण है कि बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का, उसको इतनी तकलीफ है कि वो इस फैसले को रुकवाना चाहता है? क्या यहां दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है, जो राहुल गांधी कह रहे थे और जिस तरफ इशारा कर रहे हैं शकील अख्तर जी कि ये चुनाव आखिरी चुनाव होने जा रहा है, या चुनाव होगा भी या नहीं होगा, इसमें भी संदेह के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? बहुत सारी बातें यहां हैं। और कल, आज नहीं बल्कि कल, आने वाला कल इलेक्शन कमीशन पर और उसके नियमावली पर कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई करने वाला है। ये भी हम इस पर चर्चा करेंगे और कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लगातार घिरती हुई बीजेपी सरकार, लेकिन कुछ न कुछ तिक्रम तो चाहिए। सीएए से लेकर हरियाणा का मामला, और हरियाणा में भी जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं। हरियाणा में भी संकट के बादल हैं। नायब सिंह सैनी को आपने प्रेसिडेंट, वो सांसद हैं और उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको विधायक बनना है। और 6 महीने के अंदर क्या वो विधायक बन पाएंगे? क्योंकि अक्टूबर महीने में हरियाणा में इलेक्शन है। क्या राष्ट्रपति शासन में वहां हरियाणा में इलेक्शन होगा विधानसभा का, या इसी चुनाव के समय यह सब कुछ भंग हो जाएगा? उस पर भी बात करेंगे हम इस चर्चा के दौरान। तो बहुत कुछ टेक्निकली जो है वो, उसकी चर्चा हम करें तो 2 घंटा भी कम होता है। लेकिन आते हैं पहले आपके पास। प्रशांत जी, इस मसले को कैसे देखते हैं, जिस पर अभी प्रकाश डाल रहे थे हमारे साथी शकील अख्तर जी, कि इतनी बड़ी घटना, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन इसको क्यों रुकवाना चाहता है? राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन नहीं रुकवाना चाहता है। ये तो बार एसोसिएशन जो है वो सरकार के वकील बने हुए हैं। सरकार रुकवाना चाहती है। और उनके जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनके संबंध किससे क्या है वो सब हम लोग जानते हैं। तो सरकार रुकवाना चाहती है। और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, राजीव जी, पहले भी गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो उसको माने या ना माने। 2G मामले में भी सरकार राष्ट्रपति के पास गई थी, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी गया था 142 आर्टिकल के तहत। लेकिन कि क्या सुप्रीम कोर्ट को पॉलिसी मैटर में हस्तक्षेप करने का अधिकार है या नहीं? हम सब जानते हैं कि 2G मामले में क्या हुआ, मंत्री जेल चले गए थे। आज 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक, लिस्ट दे दी है एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को, उसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट के पास भी गई होगी। जो शकील साहब कह रहे थे, उसकी पूरी आशंका है कि जो एसबीआई ने लिस्ट दी है वो इस फॉर्मेट में नहीं होगी जिसमें कि बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन वो लिस्ट जैसी भी गई है उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है। और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि वो लिस्ट ऐसी हो कि जो भारत के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार जो है वो फुलफिल होता हो, पूरा होता हो। तो सुप्रीम कोर्ट के वो गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। उसमें लगता नहीं कि बहुत कुछ जो है स्टेट बैंक कर पाएगा, टेढ़ी मेढ़ी बात जिसकी आशंका है। लेकिन सरकार क्यों रुकवाना चाहती है, ये असली घोटाला है जिसकी चर्चा हम 3-4 दिन से राजीव जी कर रहे हैं कि इसमें वो सारे नाम आ जाएंगे कि किन्होंने पैसा दिया, किस पार्टी को दिया, उसके बदले उनको क्या मिला, कौन से ठेके मिले, कौन से एयरपोर्ट मिले। विदेशी कंपनियों का बहुत बड़ा मामला है कि कौन से देश की कौन सी कंपनियां किस पार्टी को चंदा दे रही थी और उसके बदले में उनको क्या मिला, उस देश को क्या मिला। इसमें इजराइल भी हो सकता है, इसमें चीन भी हो सकता है, इसमें तमाम अमेरिका भी हो सकता है, कई और कंट्रीज के कंपनियां हो सकती हैं।
जिनकी शेल कंपनियां हों, वो शेल कंपनियों के पीछे कौन है, पीछे उसके डायरेक्टर कौन है, ये सब धीमे धीमे जनता के सामने आएगा। लेकिन सरकार की नींद उड़ी हुई है इसी बात से कि सब सच सामने आएगा, और इसमें कोई और बीजेपी आरएसएस कुछ नहीं है, स्वयं खुद इसमें मोदी साहब की साख फंसी हुई है। जी बिल्कुल। सारे रास्ते उनकी तरफ जाके खत्म होते हैं, प्रधानमंत्री की तरफ। तो और उससे बच पाना मुश्किल है। अब देखिए, बहुत सारी शंकाएं हैं जो शकील साहब कह रहे हैं। बिल्कुल शंका है कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव ना हो, संविधान को खत्म करने के लिए 400 लोगों की जरूरत नहीं, संविधान तो ऐसे ही खत्म होता है कि जब आप इलेक्शन कमीशन को काम न करने दें, जब एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करें, जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात न माने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसके अधीन काम करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है तो किसके कहने पर नहीं मान रहा था? जब सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट की धमकी दी तो आज लिस्ट चली गई। जिसके लिए कहावत है कि कुछ भूत बातों के नहीं होते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिखाया जेल भेजने का, तो आपकी लिस्ट आ गई। अब जैसी भी लिस्ट आई सुप्रीम कोर्ट देखेगा। लेकिन ये शंका बहुत वाजिब है कि देश में संकट के बादल हैं। चुनाव को घोषित होने में अभी 3-4 दिन ही बचे हैं। चुनाव आयोग में अस्थिरता है, और एसबीआई का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये इतना बड़ा घोटाला सामने आएगा कि मोदी साहब डिफेंड नहीं कर पाएंगे। चाहे वो खट्टर को बदलें, चाहे वो कुछ और बदलें, चाहे वो कुछ और कानून ले आए, कोई सीए का, कोई और। देखिए, वो एक सुनामी है, इतना बड़ा घोटाला सामने आएगा, उसमें कोई ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है ये काम नहीं आएगा। ये बात मोदी साहब जानते हैं, उनको मालूम है कि हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा ये, इसलिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू। लेकिन वो रुकेगा नहीं फिर भी, राजीव जी। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू उस पूरे फैसले को रोकने की कोशिश, और उसके बाद डिमांड ये की गई है कि इसको रोक दिया जाए, इस फैसले को, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो फैसला है, और उसके बाद उस पर फिर से सुनवाई हो। ये डिमांड है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, और बहुत ही एक ऐसी डिमांड जो हास्यास्पद है, और कहीं ना कहीं एक पोल खोलती हुई ये डिमांड दिखाई देती है। इस पर क्या फैसला राष्ट्रपति की तरफ से आता है वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन क्योंकि ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी को मौत की सजा हुई हो, या कोई ऐसा मामला जिसके कारण यहां सरकार पर कोई आफत आ जाए, लेकिन क्या ऐसा लगता नहीं है कि सरकार पे आफत आने की राह पर ही यह फैसला है, और इसलिए रुकवाया जा रहा है? जरा सोचिए, इस पर हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास, और आपसे जरा समझूं इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला कल से लेके आज तक घूम फिर के वहीं आए, और सबसे बड़ी बात कि इसको रुकवाने के लिए, इस हेडलाइंस को बदलने के लिए सीएए लाया गया। उसके बाद हरियाणा में जो कुछ हुआ, चलिए हरियाणा की घटना भी 2 दिन के लिए टाली जा सकती थी, लेकिन उसको आज ही करवाया गया। और उसके बाद हरियाणा में अब खट्टर साहब जो हैं वो अपना 10वां साल पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन हरियाणा में फिर से सरकार बीजेपी ने बना ली है। अब आगे किसी तरह जोड़ तोड़ करके वो अपनी सरकार को वहां विश्वास मत भी हासिल कर ले। सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, दिशा ठीक है, लेकिन ये सब करने के पीछे क्या कारण वो नहीं है जो हम लिख रहे हैं? चुनाव से पहले बीजेपी को दिखाई दे रहा है कि कैसे वो हार के करीब पहुंच रही है। बीजेपी को दिखाई दे रहा है कि उसके जितने तिकड़म हैं वो तिकड़म उसके काम नहीं आ रहे हैं, इसलिए तो उसको बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जिसमें वो खुद भी फंसती जा रही है। दलदल में एक पैर फंसे तो दूसरा पैर खींचने के लिए दूसरा पैर भी धंसता चला जाता है। वही हाल तो यहां दिखाई दे रहा है, और उस दलदल से आखिर निकले तो कैसे निकले? इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला कितना यहां पर प्रभाव डाल सकता है बीजेपी पे, और यहां अगर इस फैसले पर इस ढंग से अगर किया गया तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अनिल सिन्हा जी, ये माना जाए? अभी देखिए क्या है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड को जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में जो बात की है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के
प्रेसिडेंट ने, वो उसमें कहा क्या है वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो मतलब प्ली ली है, वो जो उन्होंने कहा है, तर्क है उनका कि कॉरपोरेट फ्रीडम को ये जो है बाधित करता है और ये डोनर्स का नाम करने के लिए कर रहे हैं। इससे जो उनकी स्वतंत्रता है, कॉरपोरेट की स्वतंत्रता है, वो जो है उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेट की स्वतंत्रता इससे बाधित होती है। अब आप देख लीजिए कि राहुल गांधी कितना सच लंबे समय से कह रहे हैं और लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कॉरपोरेट है वो उसी के लोग हैं और उनकी सरकार है। ये वो जी। उनको लोकतंत्र की चिंता नहीं है। इस सूचना का अधिकार जिस वजह से, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया इलेक्टोरल बॉन्ड को, कि सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकार को मान करके उन्होंने कहा कि ये अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और उनको जानने का हक है कि किन लोगों से आपने पैसे लिए और किन लोगों ने आपको पैसे दिए। तो ये दोनों के नाम, लेने वाले और देने वाले का नाम लोगों को जानना चाहिए, ये उनका हक है। इसके आधार पर ये उनकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, लोगों की स्वतंत्रता की बात सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो कि जिसको कि समझा जाना चाहिए कि वो एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट या जो भी अदालतें हैं, वकील उसका हिस्सा माना जाता है। वो ये नहीं है क्या कि कोई वादी या प्रतिवादी, वो जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन आप पतन की इस सीमा को आप देख लीजिए, जिसको कि लीड मतलब बीजेपी जिसका नेतृत्व कर रही है, ये पतन क्या है कि वो कॉरपोरेट फ्रीडम के लिए चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इसको रोक दे। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि इससे जो सही कहा सब लोगों ने कि ये डेस्परेट है कि किसी तरह से नाम सामने ना आए। आखिरकार कौन से नाम हैं जिनके नाम सामने नहीं आने चाहिए और जिनको ये, इसका मतलब ये है कि ये जो कॉरपोरेट हमको दिख रहे हैं उससे भी कोई और कॉरपोरेट है बाहर का, जैसे कहा कि चीन का, अमेरिका का या कहाँ का, इसमें मतलब आप सोच नहीं सकते ऐसा कुछ है जिसको छिपाना चाहते हैं। तो ये इसमें दिखाई दे रहा है। अब है क्या कि 3 दिन से परेशान और क्या कहते हैं बेचैन सरकार क्या क्या कर रही है। हेडलाइन मैनेजमेंट तो कोशिश कर रही है, गोदी मीडिया भी कूद फांद कर एकदम लगा हुआ है कि किस तरह से लोग जो सीए में के बाद नाच रहे हैं, कि बहुत कम लोग आए हैं। जो 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 ये किया है, अगर एनआरसी के साथ इसको जोड़ता नहीं है सीए, तो कुछ लोग का पेंडिंग है जरूर, जो सिंध से या दूसरे इलाकों से आए हैं, लेकिन सबको दिखाया जा रहा है कि जैसे पूरा हिंदुस्तान नाचने लगा है। तो ये उसकी एक कोशिश सीए के जरिए हुई है। और दूसरा है क्या कि इससे पता चल गया कि अभी मतलब एक तो खट्टर की सरकार गिरी है, लोग अब आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अब बिहार में भी कुछ ऐसा करेंगे कि जिस तरह से तो मतलब जेडीयू को ये करके अपनी सरकार बना लेंगे। अब उनको हर जगह अपनी ऐसा चाहिए, एक तो फेस चाहिए, कुछ नया फेस जो एंटी इनकम्बेंसी, जो कई बार वो कर चुके हैं, उत्तराखंड में, गुजरात में, कई इलाकों में ये ऐसा किया है। तो ये सब है चुनाव को मैनेज करने का। और दूसरा अरुण गोयल को आपने देखा ही, जो वो भी इंडिकेट करता है कि किस तरह से जो मतलब दबाव है चुनाव आयोग पे, उसका इशारा करता है। तो आप पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन ये हमको लग रहा है कि सेंटर में है। अभी इसकी कई परतें खुलना बाकी है, क्योंकि कल जो है अभी तो पता, अभी एफिडेविट, अभी उनका हलफनामा नहीं आया है। चेयरमैन एसबीआई का हलफनामा वो अभी नहीं जारी किया है, जिसको कि उन्होंने स्ट्रिक्टली किया है। मतलब निर्देश दिया था चीफ जस्टिस ने कि हलफनामा भी आपको करना है जमा, और उसमें ये बताना है कि 26 दिन में आपने क्या काम किए, ये भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो अभी तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी एक बैटल हमको लगता है कि 15 तारीख हमको लगे तक, क्योंकि वो तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि ईसीआई का ये नहीं आ जाता, और इस पर भी हमको लगता है कल भी कुछ हो सकता है। तो जी, ये ईसीआई ने अभी ट्वीट किया, अभी ईसीआई ने ट्वीट करके बताया है। क्या कुछ ट्वीट किया है, उनके ट्वीट को ही सामने रखता हूं। ट्वीट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ट्वीट, इन कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शंस टू द एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंटेन्ड इन इट्स ऑर्डर
dated February 15th and March 11, 2024 in the matter of WPC number, इतना ये केस नंबर है, data on electoral bonds has been supplied by State Bank of India to Election Commission of India today March 12th 2024 7:17 पे ये ट्वीट है और इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था उसको उसके कंप्लायंस के साथ यानी उसको यहां हमारे यहां जमा कराया गया है, जिसमें 15 तारीख 15 फरवरी और 11 मार्च का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा हमको यानी इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ट्वीट अभी से कुछ देर पहले 7:17 का ट्वीट है। अनिल सिन्हा जी, जो आप बात कह रहे थे, यहां ट्वीट इनका आ गया है, इनके पास है, लेकिन वहां दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो बार एसोसिएशन का लेटर और दूसरी चीज कि ये जो कंप्लायंस है वो रॉ मटेरियल है, रॉ में है, उसमें डेटा किस ढंग से दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 15 तारीख की शाम 5 बजे तक इसको किस रूप में अपलोड करता है अपनी वेबसाइट पे, ये सब भी देखना होगा। एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। अनिल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और तमाम साथी आप सबके बीच आता हूं। दीपक जी आपका स्वागत करता हूं। अनिल सिन्हा जी जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। ये देखिए, इसमें ऐसा है कि वो जो उन्होंने कहा है कंप्लायंस वाला में, ये मैं मेरी जो समझ है कि वो उनको ये डेटा देना पड़ेगा, कम से कम ये डेटा साफ आएगा कि किसने दिए पैसे और किसने लिए, किसने किसको दिए। ये इसमें हो सकता है कि मैच जो कराने की बात है, कल के ऑर्डर के बाद ये थोड़ा सा मतलब इसमें एम्बिग्विटी आ गई है, लेकिन उनको ये डेटा देना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉर्पोरेट, ये जो 2217 है ना, 2217 जो ये है बॉन्ड है, वो बॉन्ड किन लोगों ने दिए वो पूरा का पूरा देना होगा नाम के साथ। और दूसरा है कि ये 22,217 बॉन्ड जो थे वो किन लोगों ने भुनाए। अब ये है कि किसके बॉन्ड किसने भुनाए, इसमें थोड़ा सा एम्बिग्विटी अभी है। लेकिन अगर पहले का ऑर्डर्स अगर मैंने वो पूरा देखा तो पहले का ऑर्डर्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये जिम्मेदारी ईसीआई को दी गई है कि कोलेट करिए, मतलब उनको जो है मैचिंग का काम जो है वो उनको दिया गया है। इसलिए 2 दिन का जो वक्त है, इस बीच में ईसीआई को ये काम करना पड़ेगा, ऐसी मेरी समझ है। क्योंकि पहले के आदेश में कोलेट वर्ड का इस्तेमाल किया था कि ये डेटा को कोलेट करेगा ईएसआई और उसको अपलोड करेगा। तो मुझको लग रहा है कि उनको देना पड़ेगा। हम जो सोच रहे हैं आशंका, हमको इस आशंका से मुक्त होना चाहिए, ऐसा मैं तो मतलब सकारात्मक ढंग से सोच रहा हूं मैं। जी, उनकी कोशिश बेकार जाएगी, वो नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ अब कोई धोखाधड़ी करने के लिए एसबीआई तैयार नहीं होगा और न ये तैयार होने वाला है ईसीआई, चाहे मोदी सरकार पूरी ताकत लगा ले। ऐसा मतलब उनको मिल गया है कवच सुप्रीम कोर्ट का कि जो पहलवान नहीं भी है वो भी आपको लड़ता हुआ नजर आएगा, वो संस्थाएं जिंदा नजर आएंगी, ऐसा मैं सोचता हूं। जी आना चाहता हूं जागृति जी के पास, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। एक किताब की तस्वीर है। किताब जो है वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई है, उसका 2nd एडिशन भी आ गया है उस किताब का। और उस किताब के जो राइटर हैं, 2 राइटर हैं, उनमें से एक राइटर जो हैं उनका ये देखिए, डॉक्टर आदिश सी अग्रवाला। ये नाम शायद आप लोगों को पता ना हो, अगर नहीं पता है तो आपको बता देता हूं। ये नाम है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का। जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो आदिश सी अग्रवाला हैं और उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। अब यहां और कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। क्या चिट्ठी लिखी है? उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि आप ये जो 5 जजों की पीठ ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुनाया है, उस फैसले को तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाइए, इसकी सुनवाई दोबारा हो। किताब देख लिया आपने, नाम देख लीजिए, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप समझदार हैं, आप समझते हैं। चलिए आना चाहता हूं जागृति जी आपके पास। जागृति जी, क्या कुछ कहेंगी आप? किताब से शुरू करें। तो खैर बहुत आ रही है कि और तमाम संस्थाओं के बैठे हुए जो हेड लोग हैं वो ही इस तरह की किताबें
बना रहे हैं और वो उसी आशा में बना रहे हैं जिसमें गोगोई जी पद ग्रहण किए हैं। तो ये तो एक परंपरा सी बन गई है पिछले 10 सालों में। मैं ये ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि ये जो पूरा मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो मामला किसी कैग की रिपोर्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो तमाम घोटालों पर किस तरह से पटाक्षेप किया गया और उसके सामने रिजिड होकर सुप्रीम कोर्ट में भी ये सरकार खड़ी रही है। घोटाले दर घोटाले इसकी पूरी एक फहरिस्त है। आप उठा के नोटबंदी और लॉकडाउन से शुरू करेंगे या पीएम केयर का शुरू करेंगे या तमाम जो विमान खरीद के घोटाले मामले में देखेंगे, हर जगह पूरी बेशर्मी से मना किया है किसी तरह से जानकारी देने को लेकर। लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि मामला इनकी पार्टी है। दोनों में डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि एक तरफ सरकार की किसी योजना के किसी लाभार्थी होने के या किसी फेवर की बात होती है या किसी पैसे के लेन देन की बात होती है किसी सौदे में, दूसरी तरफ सीधे सीधे एक पार्टी को कारपोरेट की तरफ से और दुनिया भर के एजेंसीज की तरफ से चंदा देने की बात होती है। और आदमी को भी समझ आ रहा है कि जब 90% चंदे की रकम एक ही पार्टी में जा रही है और चुनाव के जस्ट पहले नोटबंदी करके तमाम कोऑपरेटिव बैंकों से गुजरात में हजारों करोड़ रुपए निकाले गए और कोई जांच नहीं हुई, तो ये एक सबसे बड़ा घोटाला है अपने आप में, जहां देश की पूरी इकोनॉमी पर जकड़न बनाई गई है। आप हमारे दल को चंदा दीजिए और आप चाहे जो लूट लीजिए इस देश से, आम आदमी के जमीन लूटना हो, कुछ भी लूटना हो संभव है। किसी भी योजना में किसी भी हद तक फायदा उठाना संभव है। सरकार का पैसा, आम आदमी का बैंकों में रखा पैसा, कोई भी फेवर आप ले सकते हैं, बस पार्टी को चंदा देते रहिए। तो ये जो नैरेटिव पूरा का पूरा क्लियरली लोगों की समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ी चुनाव के वक्त इनकी घबराहट का वजह बन रहा है। और ये जो अभी खट्टर जी को बदला गया या हटाया गया, किसान आंदोलन भी मैं मानती हूँ कि उसके पीछे एक वजह है, जो पूरा इनका वहां का खेल बिगड़ा हुआ है, माहौल बिगड़ा है। वो चाहे पंजाब हो, वो चाहे हरियाणा हो, वो चाहे दिल्ली हो, नॉर्थ इंडिया पूरी तरह, और कश्मीर पहले से ही नहीं था हाथ में। लद्दाख में लगातार उपवास पर बैठे हुए हैं लोग और इस तरह से चीजें हो रही है कि वो पूरा नॉर्थ जा रहा है हाथ से, और इसलिए ये इस तरह की घबराहट है। और जो मोनोपोली की पूरी इकोनॉमी ये बना रहे हैं और जो क्रोनी कैपिटलिज्म ला रहे हैं, वो एकदम नंगे रूप में इस पूरे मामले से साफ साफ दिखाई लोगों को देने लगा है। मैं लगातार पिछले कुछ दिनों से जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि गांव में भी लोगों का भरोसा इस सिस्टम से उठ गया। गांव की एकदम सामान्य महिला 5वीं पास, वो भी कह रही है कि दीदी वोट तो हम लोग नहीं देते हैं, उसके बावजूद ये जीत कैसे जाते हैं, हमारे बूथ पे तो इतना वोट पड़ा नहीं था, हम लोगों ने तो दिया नहीं था, तो ये ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। ये बात आम आदमी आज गांव-गांव में करने लगा है। यूपी की मैं बात कर रही हूँ और बनारस की मैं बात कर रही हूँ। मैं पिछले 2 दिनों में कम से कम 2000 महिलाओं से मिली हूँ और बात की हूँ, और हर महिला की तरफ से इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो आपने पूरे सिस्टम पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से दबाव बना रहा है कि चुनाव आयोग को अपना रोल लेना पड़ेगा, और इसीलिए इन्होंने साइड का एक, जो हमेशा ही ये करते आए हैं, एक लूपहोल निकाल के बाहर को इस्तेमाल करके वहां राष्ट्रपति को बीच में ला रहे हैं। तो इस संस्थाओं का इस्तेमाल करना बंद इनको करना पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट इसी तरह टाइट रहा। और मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि इसी तरह से हो, और लोग भी इस देश के यही चाहते हैं, लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी रहे लेकिन नियम कायदे से देश चले, किसी की मोनोपोली ना हो, और हमारा संविधान भी वही कहता है। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे हम चर्चा करते हैं, और लगातार मैं सोशल मीडिया पे हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए भी इधर उधर देख रहा हूं। उन लोगों से कहना जरूर चाहता हूं कि यहां किसी की जीत किसी की हार की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ये कहते हुए 30 जून तक का समय मांगा था कि हमको एक एक नाम मिलान करना है, देना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके साथ और 4 संवैधानिक पीठ के जज जस्टिस, उन लोगों ने जो बातें रखी, उन्होंने कहा कि आपसे कौन कह रहा है कि आप नाम नंबर मिलान कीजिए।
आपके पास केवाईसी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सब कुछ आप जमा कर दीजिए, दे दीजिए। किसने दो यहां पर, एक चंदा देने वाला यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला, और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाने वाला। ये दो पक्ष है। एक ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, जब खरीदा तो केवाईसी करवाई, और जब भुनाया, जिसने भुनाया जिस पार्टी ने, तो फिर उसने भी केवाईसी करवाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड बैंक में उसने उस पैसे को भुनाया। तो बाकी ये दोनों चीजें दे दीजिए और बाकी काम कर लेंगे। और जो नहीं करेंगे तो जागृति जी, प्रशांत टंडन जी, ऐसे हमारे तमाम साथी पत्रकार लोग, ये सब तो यही काम कर रहे हैं, बैठ के करके निकाल लेंगे। संजय जी, हमारे अनिल सिन्हा जी निकाल लेंगे। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना निकाले, एसबीआई ने डॉक्यूमेंट दे दिया, तो उसके बाद बाकी काम हम सब कर लेंगे दोस्तों। इसलिए आप परेशान ना हो। हमारा काम है ये जानकारी आप जन तक पहुंचाना, आम जनता तक पहुंचाना कि आखिर इसमें किस कंपनी की तरफ से, किस पार्टी की तरफ से, किस इंडिविजुअल की तरफ से किसको कितना पैसा दिया गया, इसकी जानकारी चाहिए। और यह जानकारी का हक मुझे भी है, आपको भी है, क्योंकि मत यानी वोट आप भी देते हैं, हम भी देते हैं, इसलिए जानना है। यहां कोई ये नहीं है कि ये बात यहां हो रही है तो जो अंधभक्त हैं या बीजेपी के समर्थक हैं उनको ये बात चुभने लगे कि ये बैठ करके यहां क्या कर रहे हैं। भाई साहब, वही कर रहे हैं जो आज आप नहीं कर रहे हैं, कल आप भी यही करेंगे। नहीं तो सिर पकड़ के बैठेंगे कि काश उस दिन हम लोगों ने भी डीबी लाइव का साथ दिया होता। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम, और संजय कुमार सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। संजय जी, आपसे जरा समझूं, जो बातें यहां हो रही है, किताब हम दिखा रहे थे और उस किताब से आपको समझ में आ जाना चाहिए हम सबको कि आखिर ये डिमांड क्यों की गई है। लेकिन कोई ना कोई घोटाला तो है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, और इस घोटाला के साथ साथ बाकी चीजें जो हो रही हैं जिसमें इस बात को दबाने की कोशिश हो रही है अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से, यहां समझना आपके जरिए चाहता हूं कि इसको, इस मसले से क्या आम जनता को कोई फर्क पड़ता है? क्या ऐसे लोग जिनको 4,000 रुपए में सिलेंडर मिले या 4,000 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट तो जाके बीजेपी को ही देंगे, उनको उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? क्या देश का सबसे बड़ा घोटाला अगर ये कल को उजागर होता है, जिसकी तरफ इशारा कर रहा है विपक्ष, अगर ऐसा होता है तब भी कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई देता है इस देश की जनता पे, उन वोटर्स पे जो आज ये किताब लिखते हैं मोदी जी के नाम पे? अच्छी बात है, मोदी जी के नाम पे सैकड़ों किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन किताब लिखने वाला राइटर कहता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी हैं बार एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते हैं कि इस फैसले को रोक दीजिए। यही से मामला संदिग्ध हो जाता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है जैसा है, और उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में पूरी चर्चा हो चुकी है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया है, और वो एक व्यक्ति का नहीं है, 5 जजों की या 7 जजों की पीठ का है। तो अब उसमें यह कहना कि फैसला ठीक नहीं है, उसको रोक दिया जाना चाहिए, जिन लोगों ने फैसला दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अब उस पर यह सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। और जो पुरानी स्थितियां हैं उसके आलोक में अगर हम वो सब भी देखें तब तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जब ये सवाल उठाया जा रहा है, इसका मतलब है कि कुछ लोग कुछ चीजें छिपाना चाहते हैं, और छिपाई कौन सी चीज जाती है? जो गलत होती है। अगर गलत नहीं होती तो छिपाने की जरूरत ही नहीं थी। तो कायदे से जो सरकार ये दावा करके आई थी कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, उसने व्यवस्था ही ऐसी बनाई कि भ्रष्टाचार हुआ। और भ्रष्टाचार सिर्फ उसने नहीं किया, अगर सब लोग खाते, सब लोग कमाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। कॉर्पोरेट को दान देना है तो जाहिर है वो सबको देना चाहे, और जिसको देना चाहे उसको देने दिया जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता तो कुछ छिपाने की बात ही नहीं थी। तो छिपाया इसीलिए जा रहा है कि कॉर्पोरेट को अगर दान देने की या चंदा देने की उदारता या आजादी मिलनी चाहिए तो वो आजादी नहीं मिली है, और उस आजादी का दुरुपयोग हुआ है, तभी छिपाने की जरूरत है। नहीं तो आराम से दिखाई देता कि किसने किसको दिया है और वो सबको बराबर होता। मैं यही जानता हूं, मैं जमशेदपुर, बचपन में मैं जमशेदपुर में रहा हूं, और मैंने देखा है कि चुनाव के समय शुरू के 3-4 प्रमुख कैंडिडेट के पास एक जैसी गाड़ियां होती थी, और वो बिल्कुल नहीं होती थी, और चुनाव के बाद उनमें नंबर लगता था जो लगातार एक क्रम का होता था या एक साथ का होता था। तो मैं जानता हूं कि टाटा उस समय भी, माने आज से 30-35 साल पहले भी शायद उम्मीदवारों को गाड़ी खरीद के देता था, किस फंड से कैसे खरीदा जाता था वो अलग बात होगी।
लेकिन मैंने देखा है कि उम्मीदवारों के पास चुनाव के बाद नई गाड़ियां हो जाती थी। ये उस समय से चला आ रहा है। तो अगर सब लोग दे रहे होते तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। इस व्यवस्था में गड़बड़ ये थी कि सरकार ने कुछ लोगों से जबरन पैसा लिया है, जो गलत है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये अगर खुलकर सामने आ जाता है तो क्या दिक्कत है। लेकिन अगर ये खुलकर सामने आएगा चुनाव के पहले तो शायद सरकार हार जाए, और सरकार हार जाएगी तो दिक्कत होगी कि बाकी सब चीजें भी खुल जाएंगी। तो इसलिए लोग नहीं चाहते कि सरकार हारे या ये जानकारी सामने आए। ये तो लोगों की या सरकार के समर्थकों की बात हुई। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार जानती है कि अगर ये सारी बातें सामने आएंगी तो क्या होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक नीतिगत मामले में सरकार का ही काम करते हुए एक मामले में इस आरोप पर कि उन्होंने पैसे दिए या पैसे लेने के लिए वो नियम बदला, एक्साइज का नियम बनाया, जेल में है। तो अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कह दिया है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी को भी जेल में होना चाहिए। अगर मनीष सिसोदिया सरकारी काम करने के लिए जेल में है तो नरेंद्र मोदी ने तो असंवैधानिक काम किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। मनीष सिसोदिया के केस में नहीं कहा गया है, वो अभी जांच ही चल रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के केस में साफ हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी को जेल में होना चाहिए क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल में है। अगर मनीष नहीं होते तो मैं नहीं कहता। तो अगर नरेंद्र मोदी को जेल में होना चाहिए और वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति भी करेंगे, ये व्यवस्था उन्होंने बनाई है। और कैसे बनाई है, तो मनीष सिसोदिया जैसों को जेल में रख करके। तो जाहिर है कि मैं जो हमेशा से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को कम से कम चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जाना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा और ऐसा ही चलता रहेगा। अगर हम ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है और जानकारी आ ही जाएगी, तो मैं कई दिनों से ये किताब पढ़ रहा हूं जी। और अगर यही मान लिया जाए कि इनकी हत्या नहीं हुई थी तो हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक तो किसी को कभी भी आ सकता है, और हार्ट अटैक तनाव और दबाव में भी आता है। जी जी बिल्कुल। तो अगर किसी को तनाव और दबाव में आ जाए तो जाहिर है स्थितियां बदल जाएंगी। तो ये स्थिति भी क्यों रहने दी जानी चाहिए। तो इसलिए क्यों नहीं नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया जाए, बाकी चीजें अपने आप सामान्य हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये क्यों, और ये न्यूनतम है, वो न्यूनतम है। मुझे लगता है कि ऐसा कर दिया जाए तो न्यूनतम होगा। तो मुझे लगता है कि चूंकि इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हो गई, पहले मैं समझता था कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए परेशान है और उनके समर्थक नहीं चाहते हैं कि वो हारे, इसलिए सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अब तो स्पष्ट है कि वो इसलिए नहीं चाहते कि हारे की पोल खुल जाएगी, उनके घोटालों की पोल खुल जाएगी। और उनके कई समर्थक ऐसे हैं जिसमें स्टेट बैंक शामिल है, लॉयर्स एसोसिएशन शामिल है। तो अगर ऐसे लोग शामिल, और पुराना इतिहास गवाह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे यौन उत्पीड़न का मामला चल सकता है, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। तो इन स्थितियों में सबकी सुरक्षा के लिए जनहित में यह जरूरी है कि एक ऐसे व्यक्ति को, वो बहुत काबिल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित शाह बहुत काबिल थे, तभी तड़ी पार होने के बावजूद गृह मंत्री बनाए गए, बहुत काबिल थे। लेकिन उससे जनता को क्या मिला, और अगर जनता को कोई लाभ नहीं है तो उसको प्रतिबंधित। संजय जी वो चुन के आए हैं, अमित शाह जी चुन के आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते खुल के, हम ये नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि आगे के लिए अगर ये शक है कि इन लोगों के कारण ऐसा हो रहा है और उनके मंत्री बनने का हमने लाभ देख लिया, साबित करना होगा। संजय जी हम लोग उस चीज में न बह जाएं, हम उस दिशा में न जाएं, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, और हम इस चीज को बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश करें। जो सच है वो तभी हो रहा है, जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में हम बात करें। वही मैं कह रहा हूं कि वो तो तभी होगा जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे, और सत्ता में रहने के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त करके चुनाव लड़ेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो वो होगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, आज एसबीआई को जमा करना पड़ा, डॉक्यूमेंट्स देना पड़ा। इसके बाद अभी जो मैं कह रहा था कि बाकी काम वो लोग कर लेंगे जिनको जरूरत है। आज देश में आरटीआई है, देश में बहुत सारी चीजें हैं और जानकारियां मिल जाती हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, जर्नलिज्म
जो है वो भी है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं उस आधार पे भी कि कुछ चीजें पहले आए, तो आज कम से कम वो डॉक्यूमेंट्स आए तो हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी अभी ट्वीट करके बता दिया कि हाँ हमको प्राप्त हो गया है। 7:17 आज शाम, अभी से कुछ देर पहले ये बता चुका है। तो आगे भी होगा, तो हम उस दिशा में न जाएं। चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे देश के गृह मंत्री हों, कौन क्या थे, क्या उनके ऊपर आरोप है, अगर वो आरोप आज की तारीख में, क्योंकि देखिए हमको इसमें केयरफुल इसलिए रहने की जरूरत है क्योंकि 2G घोटाले पर अगर भारत सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो विज्ञापन, या चलिए भारत सरकार न भी कहूं, बीजेपी अगर 2G घोटाले पे विज्ञापन जारी करती है आज की तारीख में, अगर बीजेपी रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने को लेकर कहीं न कहीं कोई विज्ञापन जारी करती है, तो ये फर्जी है, दोनों फर्जी विज्ञापन है। और ये हम कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट के जरिए ये सारी चीजें साबित हुई हैं, या देश के उस पद पर बैठे हुए नुमाइंदों के जरिए, जैसे विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री के जरिए अगर ये साबित होता है कि उन्होंने, मोदी जी ने ऐसे किसी वार को, किसी भी युद्ध को नहीं रुकवाया, और उस पर आप अगर दावा पेश करें, तो ये इस पे हम अच्छी तरह से धुनाई करते हैं पत्रकार होने के नाते। तो हमारा फर्ज ये भी बनता है कि तड़ीपार अब वो नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह, अमित शाह तड़ीपार नहीं है आज की तारीख में, उनको जब किया गया नहीं, पूर्व तड़ीपार तो है ही है, तो इसलिए पूर्व तड़ीपार तो है ही है, देश के गृह मंत्री हैं, चुने हुए हैं। लेकिन तथ्य अपनी जगह है कि वो पूर्व तड़ीपार हैं और 140 करोड़ की आबादी में नरेंद्र मोदी ने उनको गृह मंत्री बनाया है, ये तथ्य है, अपनी जगह रहेगा। लेकिन चलिए उसको छोड़ता हूं, मैं उस पर नहीं बात कर रहा, मैं अब इस पे बात कर रहा हूं। हाँ, उसको छोड़ता हूं, मैं उस पे बात नहीं कर रहा हूं जी। हाँ बिल्कुल, मैं दूसरी बात पे आता हूं कि वोट लेने के लिए आज ही मैं पढ़ रहा था कि सरकार की एक योजना है देश के लिए वोट, और पहली बार के वोटर्स के लिए, पहली बार के वोटर्स से वोट लेने के लिए उनसे एक प्रतिज्ञा करवाई जा रही है। एक वेबसाइट पे जाना है, वोटर को अपना नाम डालना है और प्रतिज्ञा करनी है, उसमें नंबर देना है, टेलीफोन नंबर, OTP आएगा वगैरह वगैरह। वो पूरी व्यवस्था ऐसी है कि आप नए वोटर का नंबर सरकार को मिल जाएगा, और नए वोटर का नाम, पता, नंबर, मतदाता सूची, सब कुछ, कहां किस मतदाता सूची में नाम है, सब मिल जा रहा है। सरकार उसका क्या करेगी? अगर सरकारी पार्टी के पास चला जाए तो सीधे वोटर को एड्रेस किया जा सकता है। अब ये सरकार क्यों कर रही है? ये सरकार को नहीं करना चाहिए, अनैतिक है। अगर गैर कानूनी ना हो तो अनैतिक तो है। तो अगर सरकार वोट लेने के लिए इस तरह के उपाय कर रही है और जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है, और इस तरह के उपाय कर रही है कि वोटर का नाम मिल जाए, आपको इकट्ठा करने की भी क्या जरूरत है? इस तरह का अभियान चलाने की भी क्या जरूरत है? सरकार का काम नहीं है इस तरह का अभियान चलाना, और सरकार का जो काम है वो आप कर नहीं रहे कि बैंक को आप रोक रहे कि जानकारी मत दो। तो ये स्थिति है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं संजय जी, रोकना चाहूंगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समय कम है इसलिए भी, लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें। और इसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, आधार कार्ड सबके पास है और नंबर सबका सरकार के पास है, और डेटाज खूब बेचे जा रहे हैं, खूब फोन आते हैं। आप पहले वोटर हैं कि दूसरे वोटर हैं, बच्चे ने जिस दिन आधार कार्ड बनवाया और उसके बाद से धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, OTP का मामला है, और वहीं से आपके नंबर जो हैं वो शेयर होने लगते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके नंबर कहाँ कहाँ पहुँच गए। कई फ़ोन आते हैं, फिर पता चलता है कि अरे ये तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। खैर, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास ज़रा आऊँ, और यहीं से कल से लेके आज तक घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ, और उस बीच एक बात हम छोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां, इंडिया की तैयारियों पे भी चर्चा जरूरी है। जब आऊंगा शकील जी के पास, वहीं से शुरुआत करूंगा, उनसे जरा समझूंगा। लेकिन आपसे भी इलेक्टोरल वोटर बॉन्ड और उसके अलावा जो घटनाक्रम है हरियाणा का, जो घटनाक्रम है CAA का, ये इन सब में तारतम्य है क्या? राजू जी देखिए, सारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे से निश्चित रूप से जुड़ी हुई हैं। मैं अगर शुरुआत यहाँ से करूँ कि आज के सारे अखबारों में एक बहुत बड़ा फुल पेज का विज्ञापन आया है कि साबरमती आश्रम का पुनर्निर्माण किया गया है, करोड़ों रुपए उसमें लगाए गए, और उसकी शुरुआत जो है उसमें बहुत बड़ा फोटो है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो लगभग जमीन को छूते हुए प्रणाम कर रहे हैं गांधी की प्रतिमा को, और ऊपर संदेश है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, महात्मा गांधी का,
फिर उसे बताया गया कि किस प्रकार से गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, जीवन में पारदर्शिता, सार्वजनिक जीवन में शुचिता, इन सबके जो मूल्य जो उन्होंने स्थापित किए थे, उसी की पुनर्स्थापना के लिए जो है गुजरात सरकार ने साबरमती आश्रम की जो है वो पुनर्निर्माण किया है। बहुत भव्य उस पर करोड़ रुपए लगाए गए हैं। बहुत सारे उसमें ऑडियो विजुअल शोज वगैरह कई चीजें की गई हैं। क्योंकि अभी मैं गुजरात की यात्रा पे था तो मैंने पोरबंदर में वो स्कूल का भी उसका देखा है म्यूजियम, जिसे पूरा का पूरा गांधी जहाँ पर पढ़े थे, पहले उसका नाम जॉन अल्फ्रेड स्कूल था। बहरहाल आज ही का दिन वो है जब 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी और उसमें ये कहा गया कि दांडी मार्च के ऐतिहासिक दिन पर हम इस साबरमती आश्रम का हम पुनर्निर्माण करके जनता को सौंप रहे, लोकार्पण। ये एक लबो लुबाब है उनके इस संदेश का। कितनी बड़ी आयरनी है, कितनी बड़ी विसंगति है कि जिस न्याय को पाने के लिए गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया, वहीं पर आज सुप्रीम कोर्ट जो है लोगों को, मतदाताओं को उनका जो अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट की हालत क्या है आप देखिए कि एक विदेशी उपनिवेश जो था उसने तक महात्मा गांधी की बात को मानकर नमक कानून को जो है वो खत्म कर दिया था। दूसरी ओर जो है साबरमती आश्रम के नाम से आप इतना बड़ा प्रपंच रच रहे हैं और आप सार्वजनिक जीवन में आपकी शुचिता क्या है ये आपने आज दर्शा दिया। पिछले 3-4 दिनों का जितना भी घटनाक्रम है, चाहे वो CAA कह लीजिए, चाहे वो हरियाणा की सरकार को गिराने का, अगर आपने वहां पर मुख्यमंत्री को हटाया है तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि आप जनता को बताएं कि आप क्यों परिवर्तन कर रहे हैं, नेतृत्व परिवर्तन करने का कारण क्या है। ये सार्वजनिक जीवन की शुचिता बिल्कुल खत्म हो गई है। ये इन तमाम चीजों की सबसे बड़ी कड़ी तो यही होती है जी। दूसरी बात, जिस अधीश अग्रवाला की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि अभी कुछ समय पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, सड़कें जाम हो गई थी, तो यही अधीश अग्रवाला थे जो सीधे DY चंद्रचूड़ साहब के पास पहुंचे थे। उन्होंने अपील की थी कि अगर सड़कें जाम होने के कारण कोई हमारा वकील जो है नहीं पहुंचता है तो कृपया आप उसके मामले में जो है कोई फैसला न सुनाइए। तो चंद्रचूड़ साहब ने कह दिया था आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट अपने आप देख लेगा। बहरहाल अब जो मुख्य मुद्दा है, राष्ट्रपति के पास ये जो गया है, मुझे तो बहुत तीव्र आशंका है आखिरकार द्रौपदी मुर्मू या रामनाथ कोविंद जैसे जो स्टफ वाले जो लाए जाते हैं राष्ट्रपति, आखिर वो ऐसे ही मौकों पर लाए जाते हैं। वरना द्रौपदी मुर्मू को तो राम मंदिर के न तो उद्घाटन में बुलाया गया, न तो शिलान्यास के भूमि पूजन के समय रामनाथ कोविंद को बुलाया गया। तो आखिर ऐसे राष्ट्रपतियों का इस प्रकार के, मतलब मैं उनके पद का असम्मान नहीं कर रहा हूँ, मणिपुर में आदिवासियों के साथ क्या नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू ने कभी भी उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। और यहाँ तक कि आपको याद होगा सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि राष्ट्रपति के जो कार्यक्रम होते हैं वो तक जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से ओके होते हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि अगर एक चिट्ठी वहां पर जाती है तो राष्ट्रपति, हो सकता है, ये मेरी आशंका है, हो सकता है राष्ट्रपति जो है उसके अनुकूल कोई हस्तक्षेप कर दे। कारण ये है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, असली काम तब होगा जब ये इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश हो जाएगी। अगर हम बार बार कह रहे हैं कि इस शेप में वो इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं दी है। राजीव जी, आपको याद होगा एक बहुत महान फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसमें जो सुखी लाला होता है उसका हिसाब गांव वाला कोई नहीं पढ़ पाता। जब बिरजू कहता है उसका नायक कि भाई दिखाइए मेरा हिसाब क्या है, मेरी माँ का और मेरे पिता का, आपने कितना लोन दिया था और कितना आपने बाजरा उठाया है, तो पूरा खाता बही उसके सामने रख देता है और गांव वाला उसको कोई नहीं पढ़ पाता। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो खाता बही है वो कुछ इसी कदर होगा, मुझे पूरी की पूरी आशंका है कि उसको कोई डिकोड नहीं कर पाएगा। आप कह जरूर रहे हैं कि हम सब मिलकर हम कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि आखिर किनको लोन दिया गया, क्यों दिया गया। असली बात यह भी है कि मोदी का जो सबसे बड़ा काम है, क्यों इस इंफॉर्मेशन को रोका जा रहा है, उसका कारण यह है कि अदानी को बचाया जा रहा है। आप याद कीजिए, मैं फिर से सत्यपाल मलिक साहब को कोट करूंगा, उनका कहना था नंबर 1, और राहुल गांधी भी कहे हैं कि देश में नंबर 1 है अदानी है, प्रधानमंत्री भी दूसरे नंबर पर हैं। अगर अदानी वाला ये सारा का सारा मामला सामने आएगा तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी भूचाल मच सकता है। क्यों भूचाल मच सकता है? क्योंकि पाया ये जाएगा कि अदानी और अंबानी ने तो सबसे कम चंदा दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो है मोदी साहब के समय इन्होंने ही उठाया है। तो क्या बाकी जिन लोगों ने चंदा दिया है, क्या उन लोग नहीं सोचेंगे कि भाई आप चंदा हमसे ले रहे हैं और सारा का सारा पब्लिक सेक्टर चीजें, सारे के सारे हवाई अड्डे, रेलवे आप दूसरे लोगों को दिए जा रहे हैं। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा असंतोष फैल सकता है। ये भी एक बड़ा मामला मुझे ऐसा लगता है मुझे
कि ये भी हो सकता है। इसलिए इस इंफॉर्मेशन को दबाने के लिए मोदी सब कुछ दांव पर लगा देंगे और कोई बड़ा आश्चर्य हमको नहीं होना चाहिए। कम से कम उसके लिए तो मैं तैयार हूं कि हो सकता है ये चुनाव को भी आगे पीछे टाला जा सकता है, कुछ भी किया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन लाना इस समय पूरे के पूरे लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है, जनता की चुनौती है। हालांकि देखिए, एक कॉमन मैन के कारण और स्टेट बैंक का खातेदार होने के कारण, मेरा भी खाता है वहां, मैं तो बार बार अपना मैसेज बॉक्स चेक करता हूं राजीव जी, कि कहीं जो हरीश साल्वे साहब जो फीस लेते हैं इस समय देश में, जो अभी जो नरीमन साहब जो गुजर गए उसके बाद सबसे ज्यादा फीस लेने वाले जो वकील हैं वो हरीश साल्वे हैं। 12 से 14 लाख रुपए तक वो एक स्टैंडिंग की फीस लेते हैं। तो मैं ये डरता हूं कि एसबीआई कहीं उनके फीस का पैसा भी मेरे खाते से तो नहीं काट रहे हैं। मेरी इस समय की सबसे बड़ी चिंता जो, इसलिए मैं बार बार उठ के अपना मैसेज बॉक्स भी देखते रहता हूँ कि एसबीआई का कोई ऐसा मैसेज तो नहीं कि आपका 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, आप लोग भी चेक कीजिएगा कि ये कट तो नहीं रहा है, क्योंकि हरीश साल्वे का पैसा आखिर कौन देगा, एसबीआई क्यों देगा? क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला किसका लड़ रहे हैं, वो एसबीआई का लड़ रहे हैं कि वो अदानी साहब का लड़ रहे हैं या मोदी साहब का लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल का दौर है और इन सब चीजों का जो आपने कहा कि क्या इन सब चीजों का संदर्भ कोई कड़ी जुड़ती है, मुझे लगता है कि कड़ी जुड़ती है। और निश्चित रूप से आने वाला अगला 5-6 दिन, जब तक ये इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं हो जाती और इस रूप में पब्लिश नहीं हो जाती कि सामान्य जनता को समझ में आए, अगर बैंक अपने ही हिसाब से उसको कुछ उल्टा सीधा मैनिपुलेट करके उसको पब्लिश करता है तो उसका कोई बहुत अर्थ नहीं रहेगा। सारी की सारी जो लड़ाई है न्यायपालिका की वो खत्म हो जाएगी, वो बेकार फिजूल हो जाएगी अगर ये डिकोडेबल डाटा नहीं होता है तो। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन सब कुछ है, डिकोडेबल हो या कोडेबल हो। देखिए सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आदेश जब वो लिखवा रहे थे और उससे पहले जब जिरह चल रही थी, कल हम लोगों ने लाइव दिखाया था पूरे अंदर बाथरूम में जो कोर्ट रूम 1 का जो लाइव प्रसारण था उसको डीबी लाइव पे हम लोगों ने दिखाया था कल सुबह, और उसमें साफ साफ बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस थे। पूरी ज़बरदस्त तैयारियों के साथ वहाँ 5 जज बैठे हुए थे और उस क्रॉस क्वेश्चंस जो हरीश साल्वे साहब से पूछे जा रहे थे उसमें ये सारी बातें थी। उसमें केवाईसी का मामला भी था और हर जितने भी आप बॉन्ड खरीदते हैं, जैसे आप हैं दीपक पाचपोर जी ने एक बॉन्ड खरीदा, केवाईसी उस समय करवाया। दीपक पाचपोर जी ने दूसरा बॉन्ड खरीदा, फिर केवाईसी है। तो हर बॉन्ड के साथ वो केवाईसी है। और वो सब कुछ जब ये हरीश साल्वे साहब कह रहे हैं कि सब कुछ वहां इकट्ठा हमने रखा हुआ है, बस मिलान करना है, तो बोले मिलान का काम हम कर लेंगे, आप दे दीजिए। तो इसलिए ये कोडिंग डिकोडिंग का मामला उतना गंभीर नहीं है। थोड़ा सा इस पे आते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास और फिर सीधे शकील जी के पास, और विपक्ष की तैयारियों पर बात करना जरूरी है क्योंकि आज से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा महाराष्ट्र में शुरू कर दी है और उस यात्रा से आगे क्या पैगाम मैसेज जा रहा है वो जरा समझेंगे। और साथ साथ जो 43 लिस्ट अभी आई है, पहले 39 उसके बाद 43 लिस्ट जो आई है प्रत्याशियों की, उसके क्या यहाँ पर उसके अंदर से क्या कुछ निकल के आ रहा है, कितनी तैयारी है कांग्रेस की और विपक्ष की, पूछेंगे समझेंगे शकील जी से। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, ये जो चिट्ठी भेजी गई है कि इस फैसले को रोका जाए, एक फैसला 15 तारीख को फैसला आता है, उस पर अमल नहीं होता है, फटकार के बाद आज अमल किया जाता है, कुछ मिनट की देरी से सही लेकिन होता है, और इलेक्शन कमीशन का ट्वीट भी आ गया। इसको किस रूप में देखा जाए? क्या ये वही जो हमारे तमाम साथी जो बात कह रहे हैं उसी बात को आप आगे बढ़ाएंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे मसले को छुपाने की कोशिश हो रही है जो सामने आएगा तो तहलका मच सकता है? यहाँ अभी तक हमको नहीं पता कि इसमें घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। हम ये पूरे उसके जिम्मेदारी के साथ ये कह भी नहीं सकते कि ये बहुत बड़ा घोटाला है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है। ये सवाल तो उठाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। अमलेंदु जी, निश्चित तौर पर राजीव जी, प्रश्न यही उठता है कि मामले को दबाने की कोशिश क्यों हो रही है, या बार बार सुप्रीम कोर्ट क्यों जाया जाता है, या राष्ट्रपति के पास क्यों जाया जा रहा है कि भाई इसको आप रोक दीजिए, उसका ऑर्डर को एग्जीक्यूट मत होने दीजिए। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए गए हैं आदिश अग्रवाल जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। पहली बात तो ये राजीव जी, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने नहीं लिखा है, वो एक आदिश अग्रवाल एक वकील है उस हैसियत से लिखा है। चूंकि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा था
किसान आंदोलन को लेकर के कि इसको रोका जाए। 161 वकीलों ने बाकायदा फिर लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि ये इनका व्यक्तिगत मत है, इसका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो आदिश अग्रवाल के इसका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। इत्तेफाक की बात है कि आदिश अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और शायद वो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके की बात कोई करके। लेकिन बात जो चूंकि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो किताब लिखी है उसके लेखक भी हैं, तो ये भी समझा जा सकता है कि इसके पीछे सीक्वेंसेस क्या हैं और आदिश अग्रवाल को इतनी चिंता क्यों है कॉर्पोरेट घरानों की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिंता क्यों है। जी राजीव। अमलेंदु जी वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष चिट्ठी लिख रहा है, तो हम यही मानेंगे कि अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है। इंडिविजुअल होता है। अब बाकी लोग आके कहें कि नहीं जी हमारे अध्यक्ष ने जो लिखा है उससे हम सहमति नहीं जताते हैं, वो सेकंड पार्ट होगा। लेकिन आज की तारीख में इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की चिट्ठी जो है वो गई हुई है प्रेसिडेंट के पास, हम यही समझेंगे। निश्चित तौर पर यही समझेंगे और लिखी भी उन्होंने उसी हैसियत से कि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। लेकिन इसके पीछे लोगों के जवाब भी आएंगे, इसके लिए भी हम तैयारी कर लें कि लोग इसका विरोध भी करेंगे। ये है मसला। लेकिन इसके पीछे जो असली सीक्वेंस है वो समझने की आवश्यकता है कि आदिश अग्रवाल साहब को परेशानी क्या हो रही है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब के सहलेखक भी हैं, उनके सारे पिछले जो सीक्वेंस उन सबको जोड़ने की आवश्यकता है। तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का पत्र या आदिश अग्रवाल का व्यक्तिगत पत्र नहीं है, इसके पीछे मंशा जो है वो मंशा समझने की आवश्यकता है। किस मंशा से इसको जो है लिखा गया है और क्या इसको जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है या पीछे से ये कोई तैयारी है कि पहले इस तरह की चिट्ठी जाएगी और फिर कहा जाएगा कि साहब सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष का हमारे पास पत्र आया था और उस पर जो है फिर राष्ट्रपति ने ये फैसला लिया। इस तरीके से ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से संविधान पीठ का मसला आया है राजीव जी, और संविधान पीठ के किसी भी फैसले को एकदम इस तरीके से नहीं रोका जा सकता है। और चूंकि अब चुनाव सिर के ऊपर तो बहुत सी चीजें भी कुछ होनी है। दूसरा, कल एक सुनवाई और हो सकती है, उस सुनवाई को लेकर के भी बहुत सी चर्चा चल रही है। ये सरकार राजीव जी इस वक्त कई मोर्चों पर घिरी हुई है और जो भी ये कदम उठा रही है उसमें खुद उलझती जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला भी इसी तरीके का है कि अगर एसबीआई पहले ही चला जाता अगर सुप्रीम कोर्ट के पास 4 मार्च को नहीं जाता तो शंका ये नहीं उठती कि भाई आपको इसमें निकालने में समय लगेगा। चूंकि आपने 26 दिन का समय निकाला और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आपसे यही सवाल किया कि आप 26 दिन तक क्या करते रहे, इसलिए इस पे जो थी वो शंका हुई और शंका जो है वो अब जो है वो जाकर के और ज्यादा गहराती जा रही है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस विपक्ष की आरोप भी यही है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ चीजें छिपाने की कोशिशें हो रही है। जैसा आपने भी कहा, हम भी कह रहे हैं कि हम अभी नहीं कह सकते कोई घोटाला है कि नहीं है जब तक कि इसकी कोई जांच नहीं हो, इसका कोई मिलान नहीं हो रहा है। लेकिन ये समझा जा सकता है कि कोई ना कोई चीज तो दबाने की कोशिशें हो रही हैं और वो क्या चीजें दबाने की कोशिशें हो रही है उसको अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। क्योंकि चुनाव सिर पे है और अगर ये चीजें सारी सामने आ जाती हैं तो बहुत बड़ी चीजें जो है घोटाले हुए या नहीं है या किसने किसको पैसा दिया है, किन लोगों ने दिया है, यही सामने आ सकता है। ये सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला है और पैसा देने वाले लोग कौन है, उनको क्या लाभ हुए। मतलब घोटाला सीधा सीधा नहीं, कोई जरूरी नहीं कि कोई सीधे सीधा घोटाला हो, उसके बदले में क्या है, उसके एवज में क्या लाभ लिए गए हैं, ये चीजें भी सामने आ सकती हैं। तो ये चुनाव भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए जो है ये एक तरह से कहा जाए कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है, जो हम कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, वरना आदिश अग्रवाल साहब को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए राष्ट्रपति को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर भारतीय जनता पार्टी ने हार नहीं मानी होती। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच राहुल गांधी का एक ट्वीट है, जरा देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। लिख रहे हैं, आदिवासी भाइयों और बहनों, जल जंगल जमीन और आदिवासी समाज के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने 6 संकल्प लिए हैं। सुशासन पहला संकल्प है, दूसरा है सुधार, तीसरा है सुरक्षा। इसको जरा और ऊपर लेके चलिए। तो 6 संकल्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 संकल्प, और इसकी चर्चा राहुल गांधी यहाँ कर रहे हैं। सुशासन, सुधार, सुरक्षा और उसके अलावा स्वशासन, स्वाभिमान और सब प्लान। जो सब प्लान है ये है कि हम बजट में दलित और आदिवासियों को पर्याप्त हिस्सेदारी देने के लिए SC ST सब प्लान को पुनर्जीवित कर उसे कानूनी संरक्षण देंगे, जैसा हमने कई राज्यों में किया है। आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा और उनकी बेहतरी के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इंडिया की सरकार आदिवासियों के हक, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है। हक, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है। जरा सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी के पास। शकील जी,
जो आपसे समझना चाहता हूँ इसी के साथ, ये जो ट्वीट है, राहुल गांधी आज थे और एक महाराष्ट्र में और ज़बरदस्त रैली हुई है, बहुत भीड़। उस रैली को अभी हम लोग बीच बीच में दिखा ही रहे थे, उनकी बाइट भी हमने सुनाई थी। और दूसरी तरफ 43 क्या कमलनाथ हैं, उधर वैभव गहलोत हैं, चाहे गौरव गोगोई हैं, इन सबको टिकट दे दिया गया है। प्रथम पंक्ति वाले लोग भी चुनाव में आ रहे हैं क्या? वो भी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जैसे कमलनाथ हैं और दिग्विजय सिंह हैं, अशोक गहलोत हैं, क्योंकि उधर छत्तीसगढ़ के सीएम तो ऑलरेडी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। सुनने में ये आ रहा था कि राहुल गांधी चाहते हैं कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो चुनाव लड़ें। क्या ऐसी कोई खबर है कि ये भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए राजीव जी, आपने कांग्रेस के टिकट की बात की, तो हम सबसे पहले ये बताएं कि ये पहली बार है जब कांग्रेस ने समय पर, या यह कहना चाहिए समय से पहले टिकट दे दिए हैं। नहीं तो होता यह था कि नाम वापसी की तारीख तक टिकट दिए जाते थे और 4 लोग नॉमिनेशन भर देते थे और उनमें से 3 को कहा जाता था कि आप नाम वापस ले लो। तो इस बार जो है कांग्रेस एक नई शुरुआत कर रही है और पहले से लोगों को तैयार कर रही है। जहां तक इस बात का सवाल है कि बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अभी इस विषय पे कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर वैभव गहलोत को टिकट मिला है तो इसका सीधा मतलब है कि अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नहीं तो अशोक गहलोत ही उस सीट से लड़ते। अगर नकुलनाथ को टिकट मिला है छिंदवाड़ा से, तो कमलनाथ के पास कोई दूसरी सीट नहीं है जहां से वो चुनाव लड़ सकें। दिग्विजय सिंह जो है, दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं कि अगर राहुल गांधी कहेंगे तो कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएंगे। आपको याद होगा कि पहली बार वो, मतलब पिछली बार 2019 में वो भोपाल से चुनाव लड़े थे, उनसे कहा गया, वो लड़ गए थे। तो दिग्विजय सिंह की बात इन लोगों से थोड़ी अलग है कि वो चुनाव लड़ने को कहीं से भी तैयार हो जाएंगे अगर उनको पार्टी का नेतृत्व कहेगा तो। लेकिन बड़े नेता कहां से क्या चुनाव लड़ेंगे, ये कांग्रेस अभी सोच समझ के फैसला लेगी। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो आपने खट्टर का जिक्र किया और वहां से आज की कहानी, सुबह की कहानी जो आज की हरियाणा से ही शुरू होती है, तो वो इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए खट्टर को उन्हें इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि अब वहां समझ गए थे वो कि खट्टर के भरोसे वो न लोकसभा में और न विधानसभा में कुछ भी कर पाएंगे। विधानसभा में तो आज की तारीख में कहा जा रहा है कि हरियाणा में बहुत बुरी हालत है बीजेपी की, लेकिन लोकसभा जब 10 में से 10 सीटें उसने जीती थी, वहां पे भी अब यह कहा जाने लगा है कि बीजेपी के लिए आधी भी सीटें रिटेन करना बहुत मुश्किल होने वाली है। तो बीजेपी के ये ट्रिक्स हैं, मोदी जी के ट्रिक्स हैं कि वो चीजों का डायमेंशन बदलने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि इससे पहले वो सीए इसीलिए लाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लोगों का ध्यान भटके। उससे पहले उन्होंने टिकट काटे किन लोगों के, जिनको खूब शाबाशियां मिल रही थी, रमेश बिधूड़ी और प्रज्ञा सिंह जैसे लोगों के। तो ये चीजें जो है ये संकेत दे रही है कि ग्राउंड पे जो है वो बदलाव दिखने लगा है और बीजेपी इसको भांप गई है, उसे स्मेल आने लगी है कि ग्राउंड पे चाहे हम 400 पार की बात करें, चाहे तीसरा टर्म की बात करें, या चाहे ये कहें कि चौथी बार में मैं ये करूंगा, 5वीं बार में ये कहूंगा, अब असर होते हुए नहीं दिख रहा है। तो अब वो अपनी हर ट्रिक को आजमाने की कोशिश करेंगे और उनके पास एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि ले दे के एक ही उनके तरकश में तीर बचा हुआ है, बार बार उसी को वो चमकाते हैं, ज्यादा नुकीला करते हैं, और वो है पोलराइजेशन का, ध्रुवीकरण का। मोदी जी के पास इसके अलावा और कोई भी दांव नहीं है। जब लोगों ने नौकरी मांगी और राहुल गांधी ने कह दिया, बहुत बड़ी बात कही राहुल गांधी ने कि सरकार बनते ही पहले दस्तखत से 30 लाख नौकरियां दे दूंगा, या कांग्रेस दे देगी या इंडिया दे देगी, जो भी। राहुल कभी ऐसी बात नहीं करते कि मैं दूंगा, और सही बात भी है, जो भी है देवीलाल ऐसी बातें करते थे तो दे देंगे। तो 30 लाख नौकरियों में आप समझिए कि करीब करीब 8-10 लाख नौकरी जो है वो आरक्षित है, पिछड़े की, आदिवासी की और दलित की। और ये वो लोग हैं
जिनकी दम पे 2014 और 2019 मोदी जी जीते हैं और 2024 जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को ज्यादा नशा कराया जा रहा है, ध्रुवीकरण का, सांप्रदायिकता का, नफरत का, विभाजन का। और वही लोग सबसे आगे जाके मोदी मोदी करते हैं। लेकिन उनकी पिछली 2 या 3 पीढ़ियां सरकारी नौकरी नहीं पाई होती तो आज ये लड़के जो है इस स्थिति में नहीं होते कि बिना कामकाज के सड़कों पे निकलकर नारे लगाते। जी देखिए, राहुल गांधी हर सभा में पूछ रहे हैं, वो पत्रकारों से डायरेक्ट पूछ रहे हैं। बड़ा रिस्की काम है ये कि जाति और पत्रकार बिफर जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक भी पत्रकार ये जवाब नहीं दे पाता कि मीडिया में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और पिछड़े कितने हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में है ही नहीं। जी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की वजह से ये सारे लोग हैं और उसी की वजह से आज ये एक समर्थ स्थिति में हुए हैं, एक सामाजिक न्याय पाने की स्थिति में हुए हैं। प्राइवेट में कहीं नहीं है। तो इसलिए आज की तारीख में जब वो नौकरी मांगते हैं तो मोदी जी गड़बड़ा जाते हैं। तो नौकरी के बदले क्या कहते हैं? वो नागरिकता संशोधन कानून ले आते हैं। जी तो उसका असर कितना होता है, कितना नहीं होता, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राम मंदिर लाए थे, उसका असर भी नहीं दिख रहा। नागरिकता संशोधन कानून इसीलिए लाए, और जैसा कि हमने आपको बताया कि टिकट काटे उन्होंने, तो वो सारे हरबे जो है इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अब एक लास्ट बात हम एक्सप्लोर कर दें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का और सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल का। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो सबसे बड़ा खतरा है, जिसका डर है, वो है शेल कंपनियों का, अनाम आदमियों का, बेनामी लोगों का, जिन्होंने पैसा दिया है। भाई अडानी ने कितना दिया सबको मालूम है, अडानी देगा, अंबानी कितना है देगा, मगर कई ऐसे नाम, ऐसी कंपनियां, ऐसी चीजें सामने आने वाली हैं कि जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जाहिर है कि यह सवाल सुप्रीम कोर्ट भी पूछेगा, जनता भी पूछेगी, कांग्रेस भी पूछेगी कि ये कौन लोग हैं जिनसे आपने पैसा ले लिया। आज की तारीख में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो किसी अनाम आदमी से, अनजान आदमी से एक भी पैसा ले ले। पुलिस बड़े बड़े विज्ञापन करती है कि ट्रेन में किसी अनजान आदमी का दिया हुआ मत खाएं, पैसा लेना तो बहुत दूर की बात। यह सबसे बड़ा खतरा है कि शेल कंपनियां या जाली कंपनियां या छद्म कंपनियां वो कौन सी हैं। दूसरी बात बार काउंसिल की हम कर लें, वो बहुत जरूरी बात है कि देखिए, बार के अध्यक्ष का ये चिट्ठी लिखने का विरोध होना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि बार काउंसिल में सिर्फ बीजेपी और उसके समर्थक लोग ही नहीं हैं। और आज एक जरूरी बात हम कहना जरूर चाहेंगे, बहुत जरूरी है वो कहना, कि जिस तरह से सारे संस्थान खत्म कर दिए गए सरकार के, उसी तरह से जो संगठन में कांग्रेस के जो चीजें थी वो कमजोर हो रही हैं। आज कांग्रेस में जो लॉ डिपार्टमेंट है उसमें कोई अध्यक्ष नहीं है। पिछले काफी दिनों से विवेक तनखा इस्तीफा दे चुके हैं, वो खाली पड़ा है। ये बात हमने पिछले दिनों भी लिखी और कई बार हम इसको कह चुके हैं। इससे पहले बार काउंसिल में या वकीलों के संगठन में कांग्रेस या निष्पक्ष लोग या प्रोग्रेसिव लोग बड़ी तादाद में होते थे और उनका प्रभाव रहता था। वो धीरे धीरे कम होता चला गया और इसीलिए बार काउंसिल इस तरह की चिट्ठियां लिख रहा है। तो ये जो है एक बड़े खतरनाक बात है। इस मामले में कांग्रेस को भी ध्यान देना पड़ेगा, विपक्ष को भी ध्यान देना पड़ेगा कि संवैधानिक संस्थान तो खत्म हो रहे हैं, उसको तो सरकार कर रही है, लेकिन आपके अपने जो संगठन है इस तरह के देश भर में वो क्यों कमजोर हो रहे हैं। जैसे लॉ डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, कांग्रेस बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनमें किसी में अध्यक्ष है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। क्यों? ये सब देखना पड़ेगा और इन सबको देखे बिना, देखिए राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी साहब चाहे जितनी मेहनत करा लो, लेकिन राहुल गांधी के मेहनत करने के साथ उनके साथ पीछे भी लोग होना चाहिए जो उस काम को फॉलो अप करें, देखें। तो ये बहुत जरूरी बात है और इसलिए बार काउंसिल के अध्यक्ष की चिट्ठी एक बहुत गंभीर बात है कि वो लोग बार काउंसिल में या दूसरे तमाम संगठनों में सब जगह भरे पड़े हैं, उनका जो प्रतिरोध है वो किया जाना बहुत जरूरी है ताकि सही लोग आ सके और सही बातों को उठा सके। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी जल्दी से जरा छोटा छोटा कमेंट चाहूँगा, ऑलरेडी समय समापन की ओर है, आप सबके पास आना भी है। प्रशांत जी जरा आपसे समझना चाहता हूँ कि राहुल गांधी आज जिस यात्रा में हैं, अब अंतिम पड़ाव पे यात्रा है और उसमें आज वो आदिवासियों
के बीच पहुंचे हुए थे और अलग अलग पड़ाव में देखिए, और चूंकि ये अब अंतिम पड़ाव है, क्या कुछ लगता है आपको कि ये जो यात्रा रही है ये कांग्रेस के लिहाज से और इंडिया गठबंधन, क्योंकि शुरुआत से हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं, जरा आपसे समीक्षा चाहूंगा शॉर्ट में कि क्या यहाँ कुछ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को मजबूती दिखाई दे रही है? आज जो यात्रा, आज जो रैली थी, ये ज़बरदस्त थी, भीड़ बहुत थी, लेकिन बात तो वही आती है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में बीजेपी की जीत काफ़ी होती रही है पिछले दिनों। जी देखिए राजीव जी, जो इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है, जो इंडिया गठबंधन का बहुत फोकस एजेंडा है, कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी का बहुत फोकस एजेंडा है, चाहे वो आदिवासियों का भी, जो कि उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से 6 पॉइंट में आदिवासियों की तमाम समस्याओं का निराकरण बता दिया और ये बता दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं। छात्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में, जो कास्ट सेंसस की बात है, नौकरियों की भर्ती की बात है, ये जो बहुत फोकस एजेंडा आ रहा है, ये भारत जोड़ो यात्रा से ही आ रहा है। इस बात को मैं बार बार कह चुका हूं कि ये बंद कमरों की बैठकों से या पावर पॉइंट से नहीं आ रहा है, ये जनता के बीच में से आ रहा है निकलकर। और ये इसलिए आप देखिए कि आज की तारीख में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी चुनाव का बहुत स्पष्ट एजेंडा और नैरेटिव सेट करने में सफल हैं जी। और मोदी जी अभी भी टेस्ट बलून उड़ा रहे हैं, कभी सीएए, कभी कुछ और, कभी हरियाणा। तो उनके तरफ से कोई बहुत फोकस वो नहीं है प्लान जी। एक बात। दूसरी बात की जो शकील जी की बात है, मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से बता दूं कि प्रज्ञा ठाकुर को या रमेश बिधूड़ी को टिकट ना दिए जाने का सीधा मतलब है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं काम कर रहा है ग्राउंड पे। ये मोदी साहब की चिंता है, इसलिए घबराहट है। और उस घबराहट में एक नई मुसीबत आ गई, इलेक्टोरल बॉन्ड, जो एकदम जो है वो बेनकाब कर देगी आपको जी। और कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में एक बात हम लोग समझ लें राजीव जी, कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसको गैर संवैधानिक घोषित कर चुका है, संवैधानिक पीठ घोषित कर चुकी है। अब क्या हो रहा है, केवल उसकी जो निटिग्रिटीज हैं कि किसने पैसा दिया, क्यों दिया, वो निटिग्रिटीज सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कर रहा है। वो गैर संवैधानिक हो चुका है, उसमें अब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का कोई स्कोप बचा नहीं है। और अग्रवाला जी का जो है, अभी हमने किताब भी आपने दिखाई दी कि उन्होंने किताब लिखी है कि चमत्कारिक व्यक्तित्व, विजनरी स्टेटमेंट, ये 2015 में उन्होंने लिख दी थी। आदिश सी अग्रवाल, आदिश चंद्र अग्रवाल ने 7,000 रुपए की किताब है राजीव जी ये। जी। तो शोध परख विजनरी तो लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी को, लेकिन मैं कहूंगा 2015 में एक किताब लिख दी थी अग्रवाल साहब भी कम विजनरी नहीं है। अब जाके उनका आप देखिए कि समझ में आया कि वो जब एप्लीकेशन मूव कर दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ, जिसको कहते हैं ना कि ऊंट के पांव पालने में दिख जाते हैं। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। काफी टैलेंटेड विजनरी कम वो भी नहीं है। एक और आखिरी बात देखिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है राजीव जी, किसी भी बिजनेसमैन कभी बिना मतलब के कुछ नहीं करता है। उसने अगर चंदा दिया है तो उसने फायदा लिया है। ये उतना ही बड़ा सत्य है कि जितना कि सूरज पूरब में उगता है। ये बिल्कुल मतलब वो कोई बिजनेसमैन धर्मशाला में भी 500 रुपए का पंखा देता है तो उसमें भी नाम लिखवाता है अपना। जी
तो बिजनेसमैन जो है वो बहुत फोकस्ड है, वो पैसा देगा तो काम लेगा, और 2 रुपए देगा तो 20 रुपए काम लेगा। तो उसने 20 रुपए काम लिया है इनसे, ये सामने आएगा, इसमें कोई अब इवन बट नहीं बचा राजीव जी। ये कब आता है, इसमें कितनी मुश्किलें पैदा होती हैं, कितने रिसर्च होंगी, कितनी बार वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट दोबारा डंडा मारेगा, फिर आएगी, लेकिन ये तय है कि गोली बंदूक से निकल चुकी है, ये आएगा ही। मोदी साहब को इसी में चुनाव लड़ना पड़ेगा। और एक आखिरी बात हरियाणा के बारे में, जी जी कि देखिए खट्टर जी सीन के बाहर नहीं है अभी भी। ये जो सैनी साहब हैं, नायब सिंह सैनी, ये खट्टर के ही शागिर्द माने जाते हैं। तो खट्टर साहब बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं, कल जरूर वो बहुमत हासिल कर लेंगे, लेकिन आप कह रहे थे अक्टूबर तक, मुझे नहीं लगता कि अभी बीजेपी को बहुत कुछ, वहां पे हरियाणा की बीजेपी में बहुत सर फुटबॉल है। आज ही आपने देखा कि अनिल विज चले गए मीटिंग छोड़कर, बिल्कुल अपनी गाड़ी भी छोड़ गए वहां पे। तो बहुत, जितना बीजेपी ने पिछले 10-12 साल में हरियाणा में अपनी लीडरशिप खत्म की है, हरियाणा के समाज को छिन्न भिन्न किया है, वहां के सामाजिक एकता को, ये सब अब बीजेपी को खुद इस जहर को पीना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि नायब सिंह सैनी 8 महीने तक मुख्यमंत्री रह भी पाएंगे। चुनाव से पहले फिर बदलना पड़ेगा इनको। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आने वाले समय में हरियाणा में क्या कुछ होता है देखेंगे, लेकिन चर्चा में बहुत सारी चीजें एक पे एक हम देख रहे हैं। जरा अनिल जी आपसे भी अब क्लोजिंग की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। अनिल जी, क्या यहाँ से एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दूसरी तरफ तैयारियां, कांग्रेस की तैयारियां भी चल रही हैं, जिसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए विपक्ष की तैयारियों की, लेकिन अगर सत्ता पक्ष की जो तैयारियां या सत्ता पक्ष की खबरें ही अगर उठा ली जाएं तो बहुत सारी खबरें अब निगेटिव आने लगी हैं। किस रूप में इसको देखा जाए? यही सब इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, हरियाणा का मामला हो गया, या CAA का मामला हो गया, फंसती हुई तो दिखती है ना सरकार। देखिए, तैयारी तो वो जिस दिन से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है उस दिन से वो तैयारी कर रहे हैं। हमको लगता है दुनिया में अगर कोई अवार्ड हो, मतलब नहीं हो तो आप ही से आग्रह करूंगा कि ये अवार्ड करिए, उसको दीजिए, कि 24/7 जो इलेक्शन कैंपेन करता है, जो इलेक्शन होगा और जो होने वाला है या कभी भी होगा भविष्य में 2047 का इलेक्शन, उसके लिए अभी से कैंपेन कर रहे हैं। तो ये नंबर 1 इस मामले में इनको आपको देना होगा, ऑस्कर वगैरह टाइप का कुछ। तो ये तैयारी, तो उनकी तैयारी के बारे में तो चर्चा ही नहीं। लेकिन देखिए, दो सिर्फ इसमें जो फर्क है वो करना चाहिए। ये जो तैयारी है इनकी तैयारी है डिवीजन की, और पूरा सोसाइटी, चाहे आप देख लीजिए स्टेट वाइज देख लीजिए, हर जगह उन्होंने बांटने का काम कर दिया। यहाँ जो दूसरा है उसमें उसको किसी तरह से ये डिवाइड है लोगों का, उसको कम करने का, लोगों को भागीदारी देने का। आज ही लोगों ने चर्चा नहीं की, उन्होंने जो अभी किस तरह से आगे बढ़ी है कांग्रेस भागीदारी के मामले में, सामाजिक न्याय के मामले में। आज 76% टिकट्स जो है जो दिए गए हैं वो SC, ST एंड OBC के हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है, और फिर उसमें बिलो 60 भी 76% है। तो इस तरह से जो उन्होंने तय किया है कि युवाओं को भागीदारी देनी है, सामाजिक न्याय के लिए करना है, वो लगातार उस ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो आदिवासी का संकल्प है, मुझको लग रहा है कि एक आइडियोलॉजिकल जो जर्नी है राहुल गांधी प्लस कांग्रेस की, वो जारी है। एक तरफ इसकी भी आइडियोलॉजिकल जर्नी जो है RSS की, कि पूरा कोई भी समाज का कोई हिस्सा बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, वो डिवाइड हो जाना चाहिए। वो इस इलेक्शन में आपको पीक पर दिखेगा। और दूसरी तरफ संस्थाएं, देखिए हम लोगों ने चर्चा नहीं की, अनसंग रह गए, वो आखिर छोड़ कर गए हैं जो अरुण गोयल। तो मानना चाहिए कि कहीं न कहीं से चुभ रहा था उनको, चीजें चुभ रही थी, इस तरह गए हैं। तो इसको मैं मानूंगा कि कुछ न कुछ रीढ़ की हड्डी
बची होगी, क्योंकि इनके लिए छोड़कर जाने की उनको जरूरत नहीं थी। अगर वो बहुत वफादार होते तो वो रहते अभी चुनाव तक, लेकिन जाना पड़ा उनको क्योंकि दबाव इतना ज़्यादा हो गया, इंडिपेंडेंस इतना कम था कि जाना हुआ। तो इस तरह से संस्थाएं भी, व्यक्ति भी इनके खिलाफ, ये जो चल रहा है इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। जी, एक मज़ेदार चीज़ आज देख रहा था मैं, मीडिया का जो मित्र मीडिया का जो ग्रुप है उस पे, कि ओबीसी सीएम, ओबीसी नायब सिंह सैनी, उनके नाम से पहले ओबीसी, उनके नाम के बाद ओबीसी, अलग अलग चैनलों पे ये लिखा जा रहा था आज। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने कहां तक लपेट के रख दिया है कि अब ओबीसी लिखना पड़ रहा है। जागृति जी। मैं ये ध्यान दिलाना चाहती हूँ, एक बड़ी घोषणा जो कांग्रेस की तरफ से सामाजिक न्याय की दिशा में हुई है और समय से डिमांड रहा है, वो है स्पेशल कंपोनेंट को लागू करके स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है और उसकी वजह से 2-2 एकड़ जमीनें मिली हैं दलित भूमिहीनों को और बड़ी संख्या में उनको उसका लाभ मिला है और वहाँ की सोसाइटी में बदलाव आया है। तो एक ये बड़ी डिमांड उनकी पूरी की गई। आज राहुल जी ने घोषणा की जो कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान लागू करेंगे। याद दिला तो पीएस कृष्णन साहब की कि इंदिरा गांधी जी के सचिव थे और उन्होंने स्पेशल कंपोनेंट दिया और तब से इस बात की डिमांड जो है दलित समूहों की तरफ से, एक्टिविस्टों की तरफ से रहती आई है। दूसरा, जाति जनगणना को लेकर है ओबीसी क्लास की, और वो भी उन्होंने कहा है कि हम कराएंगे अपनी तरफ से। आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात उन्होंने कही है और दूसरा, गांव को रोजगार और किसानों को एमएसपी देने का जो वादा है। तो ये जो मिला जुला के पूरा का पूरा एक पैकेज बन रहा है, उसमें समाज के और देश के हर वर्ग को जिस तरह से संबोधित किया जा रहा है आबादी के लिए, वो अपने आप में पूरी तरह से इस मंदिर की पॉलिटिक्स को डिफीट करने की स्थिति में पहुंच गया है। और मुझे लगता है बड़ा कार्टून टाइप का फीलिंग आ रहा है। अभी बनारस आए थे प्रधानमंत्री जी और वो अंदर गर्भगृह में जिस तरह से पूजा करते हुए उनकी जो फोटो वायरल, मजाक बन रहा है सोशल मीडिया पर, क्या पता नहीं क्या क्या स्तर पर, और पूरा डाल वाल के अजीब सा हुलिया में वो फोटो उनकी वायरल हुई है। तो एक तरफ तो वो है जो मतलब कि सोसाइटी की जो डिमांड के वर्ग निकला है ओबीसी समाज में या दलित समाज में, वो जो पढ़ लिख करके जो मांग रहा है वो उसको मिलते हुए दिख रहा है, और दूसरी तरफ ये इस तरह की नौटंकियां चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में काफी हद तक प्रभावी हो रहा है और लोगों के बीच में जा रही हूँ तो देख रही हूँ कि इसका असर हो रहा है। सवर्ण क्लास भले ना समझ रहा उन चीजों को, उसके प्रभाव को, लेकिन जो उस तबके से बिलोंग करते हैं, वो एक बड़ी जो देश की आबादी है, वो बहुत अच्छी तरह और ध्यान से देख रही है राहुल गांधी के इस मूव को और कांग्रेस के इस शिफ्ट को, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये घबराहट है और पूरी तरह से इंडिया के फेवर में जो चीजें खड़ी हो रही हैं वो बहुत स्लो है, लेकिन वो सुनामी की तरफ जाएगी मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक फेवरेबल वो जो एटमॉस्फेयर वो बनता हुआ, चुनावी एटमॉस्फेयर वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से चाहूंगा संजय जी आपसे, थोड़ा शॉर्ट, समय बहुत ज्यादा हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी। संजय जी। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सरकार ने जो किया था उसमें वो खुद फंस गई है। उसने अपने कमाने के लिए या अपने सुरक्षित रहने के लिए जो व्यवस्थाएं की थी, उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद या इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसी व्यवस्था से वो अब पूरी तरह फंस गई है, और जो आम आदमी को उसने फंसाया था वो सारे कानून उस पर लागू हो रहे हैं या वो सारे घेरे उसमें वो फंस गई है, और पूरा मामला बहुत दिलचस्प तो हो ही गया। कौन जीतेगा चुनाव, कौन हारेगा, जीतेगा तो क्या होगा, हारेगा क्या होगा, वो सब बात की बात है, लेकिन सरकार ने जो व्यवस्था की थी उसमें बुरी तरह फंस गई है और उससे पूरा मामला बहुत दिलचस्प तो हो ही गया, माने रोमांचक भी हो गया है मुझे लगता है। अब फिलहाल तो यही है, और जो जानकारी आ गई उसमें लोग जो भी कहें उतना पर्याप्त है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे ये जान के कि कौन किसको कितना दिया था एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन जितना आया उसी से सब पता चल गया। और
उनकी परेशानी से पता चल रहा है कि उसमें कितना घपला है। हमें यही तो जानना था कि उसमें घपला है, तो घपला है वो उनकी परेशानी से साबित हो गया, बाकी की जरूरत भी क्या है। और वो रिपोर्टर्स कलेक्टिव वगैरह सब दे देगा, 2-4 दिन में आ जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। राजीव जी, बिल्कुल, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और बात निकल चुकी है। तो आगे देखते हैं, आगे देखिए होता है क्या। अब जब इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं तो तब तक 2 इम्पोर्टेंट खबरें जिसको हम पहले बता चुके हैं दोस्तों, आप तक रख चुके हैं। पहली बात ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने एक्स पर यानी ट्विटर पर यह जानकारी दे दी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो तमाम दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं जो जिस हालत में मांगे थे सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसके बाद 15 तारीख को यानी आज से 3 दिन बाद 15 तारीख को शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। उस दिन उसकी वेबसाइट पर बहुत लोग भीड़ लगाएंगे, उम्मीद है, क्योंकि सबको देखना है कि क्या है वहाँ पे। हम लोग भी शायद जाएंगे, उस पर देखेंगे। और उसके बाद अब यहाँ तक बात आ गई है तो आगे ये भी पता चल जाएगा कि किसने कितने पैसे दिए। आज नहीं तो कल पता चलेगा ही। लेकिन जो नियम कायदे बनाए गए थे, हिंदुस्तान का जो संविधान है वो बहुत ही शानदार है और उसके जो नियम कायदे हैं वो ये है कि कोई किसी से ऊपर नहीं है और सबके ऊपर कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो बैठा है, देख रहा है और सब हटाए जा सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो CJI हों। ये 3 सर्वोच्च पद और उसके नीचे सब, तो सब एक दूसरे की तरफ निगाहें तरेर कर देखते रहते हैं। चलिए हम और आप भी देखें कि क्या कुछ होता है उधर। लेकिन उसके अलावा देश की सियासत और उसमें सामने चुनाव है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अभी 2 सदस्यों का चुनाव करना है और उससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई इसी को लेकर है। उस सुनवाई में क्या कुछ होता है उस पर भी नजरें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं संजय जी, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शकील अख्तर जी, जागृति राही जी, अनिल सिन्हा जी, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी बहुत देर तक ये कार्यक्रम आज हम लोग करते रहे, चर्चा बहुत